जी जी। नमस्कार आप सभी को। मैं पीयूष पांडे कस्टमाइज। आप सभी का आज के होने वाले संवाद जिसका शीर्षक है प्राचीन हिंदू भारत के आविष्कार उन्होंने दुनिया बदल दी में स्वागत करता हूँ। यह संवाद आर्यभट्ट संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन आर्यवर्त की हिंदी बहुल क्षेत्र के इतिहास को प्रस्तुत करना, जिससे हिंदी भाषी गौरवशाली भावनाओं से ओतप्रोत हो और अपने पेट परिवार से ऊपर उठकर सनातन संस्कृति के आधार पर भव्य समाज की रचना में योगदान दे। क्योंकि बिना अपने स्वर्णिम इतिहास को जाने सुप्त चेतना की जागृति नहीं हो सकती। हिंदी भाषी अपने सच्चे इतिहास से अवगत हो सके, हिंदुओं का सर्वविधि उत्कर्ष हो, उनका अस्तित्व और आदर्श सुरक्षित हो, यही हमारा मूल उद्देश्य है। आज जो है हमारे साथ है अमित अग्रवाल जी। वे भारत के रुड़की विश्वविद्यालय आईआईटी रुड़की से इंजीनियर है। वर्तमान में एक प्रतिष्ठित तेल कंपनी में कार्यरत है। फिर भी वह हिंदू ऐतिहासिक विषयों पर शोध और लेखन करते रहते हैं। उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं जो प्राचीन काल से लेकर अब तक के अनसुने ऐतिहासिक किस्सों का संग्रह है और आगे भी इसी दिशा में लगे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उनके विचारों एवं अनुभवों से लाभान्वित होंगे। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। जी, अब आप हमें प्राचीन हिंदू भारत के बारे में बताएं, जिसके कारण जो है भारत जगत गुरु था। जी हम्म। कहिए। जी हाँ, तो मैं अभी सबसे पहले नमस्कार। प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूँ मैं। एक बार स्क्रीन शेयरिंग आप ऑन करवाइए जरा। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। आप म्यूट पे हैं। जी जी, आप वहां से स्क्रीन शेयर कीजिए, हम यहाँ से अलाउ कर देंगे। नहीं, हाँ, तो मैं कर रहा हूँ, तो ये आ रहा होस्ट डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग। उसमें आपको स्क्रीन शेयरिंग पे वो ऑन करना पड़ेगा पीयूष जी। शेयर स्क्रीन में आप सबको अलाउ कर दिए, शेयर स्क्रीन में जाइए और अलाउ एवरीवन कर दीजिए। हाँ, अब आप और ये देखिए। हम्म। अभी दिख रही है? जी जी जी, दिख रही है जी। ठीक है, तो नमस्कार। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एंशियंट इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं अमित अग्रवाल, मैंने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और आजकल मेरा पैशन हिस्ट्री है। इस संदर्भ में मैंने 4 किताबें लिखी हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहली बुक है स्विफ्ट हॉर्सेस, ये मिडिवल इंडिया के बारे में है। फिर नेवर इंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये मिडिवल और मॉडर्न दोनों के बारे में है। टेम्पल ट्रेजर्स जो है वो हमारी टेम्पल की हिस्ट्री पे है कि कैसे वो उनकी उत्पत्ति हुई और कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ ओवर द टाइम, 2-2.5 हजार साल में। और ये क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट मेरी लेटेस्ट बुक है जो अभी 15 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। ये यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में है जो मिडिवल इंडिया में आए थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और कैसे फिर जो है वो उन्होंने कैसी हिस्ट्री लिखी। तो वो हिस्ट्री जो है अनअडल्टरेटेड है वो। तो उसके बारे में ये लिखा है। तो ये चारों किताबें मेरी अमेजोन पे अवेलेबल हैं ये। ठीक है, तो अभी आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हम मेरा दो दो टॉपिक हैं। एक तो एंशियंट इंडिया में जो आविष्कार हुए वो कैसे, उन्होंने कैसे दुनिया बदल दी, एक तो ये है। और दूसरा हमारे राजाओं ने अपनी वीरता कैसे दिखाई अपनी, जो कि हम बचे रह गए। तो वो तो ये दो टॉपिक हैं। तो ये आधे आधे घंटे का रखते हैं हम ये। तो ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 2000 साल पहले हमने क्या क्या इन्वेंशन किए हैं। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे वोल्टायर, 17वीं शताब्दी के, 300 साल पहले हुए थे। तो उन्होंने क्या बोला था, आई एम कन्विंस्ड एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द बैंक ऑफ गैंजेस, वेदर इट्स एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा। मतलब कुछ भी जो है वो सिर्फ गंगा के घाटों से आया हुआ है, पूरी दुनिया में जो आविष्कार हुए हुए हैं।
तो उस समय जस्ट यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, रिनाइसेंस स्टार्ट हुआ था। तो वो उसके पहले तक जो भी उन्होंने बोला कि जो भी कुछ हुआ है वो इंडियंस ने ही किया हुआ है। तो हमारे जो वेद थे और हमारे जो शास्त्र थे उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, यथा शिखा मयूराणम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। मतलब कि जैसे मयूर के शिखा के सर पे होता है और नाग के सर पे, कोबरा के सर पे मणि होता है, उसी तरीके से जो सबसे जो टॉप पे है हमारी नॉलेज के, वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से ही सारी नॉलेज जो है, सारी नॉलेज, सारी फिलोसफी, सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी वो शुरू होती है। तो गणित जो है वो फाउंडेशन है वो पूरी दुनिया के नॉलेज का। तो सबसे पहले एक मैंने ये मीम बनाया हुआ है ये कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ एंशियंट इंडिया, कि हमने क्या क्या किया। और ये सब चीजें लगभग हमने 2000 साल पहले करी हैं। ये 2000 साल के बाद जो है वो हमारा योगदान थोड़ा कम रहा, गुप्त वंश के बाद तो बहुत ही कम हो गया। और ये सब चीजें 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल पहले की हैं ये अधिकतर। तो ये जो है वो बता सकता है कोई, ये किसकी फोटो है, ये कौन है, एनीबडी? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, जी जी। हाँ तो बताइए कौन है ये, कोई भी श्रोतागण में से बताए हमें कि ये किसकी फोटो है ये। चलिए मैं जी बताता हूँ, कहिए। ये हाँ, ये ओलंपिक स्विमर है, अमेरिकन ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स, जिन्होंने बड़े सारे गोल्ड मानते मेडल हैं। स्विमिंग में जीते। हाँ, तो ये उनकी एक फोटो है कि उन्होंने अपने सारे मेडल टांग रखे हैं उसमें। तो उसी तरीके से जो हमारे भी लगभग एंशियंट इंडिया में इतना इतना ही हमारे मेडल्स थे। तो सबसे जो मेन था वो जीरो का आविष्कार था। उसके बाद जो है योगा है, और 1 to 9 है न्यूमरल्स में, सर्जरी है, आयुर्वेद है, टेक्नोमेट्री है, चेस है, कॉटन है, डेसिमल है, एस्ट्रोनॉमी है, वेट्स है। तो लगभग हर हर जो भी जीवन में हमें चाहिए होता था उसका आविष्कार उस समय हमने किया था। ये कह सकते हैं कि जो आज का अमेरिका है वो एंशियंट इंडिया है, पुराने जमाने का इंडिया है वो। वही जैसे आजकल अमेरिका हर 2-3 साल में कोई नया इन्वेंशन लेके आता है जिससे हमारी जिंदगी चेंज होती है, वैसे ही हम भी उस समय ऐसे ही थे इस समय। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो जीरो इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस। तो सबको पता है कि जीरो के बिना कोई भी प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैं उन्हीं इन्वेंशंस की बात करूंगा जिसकी की कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब कि हमें कोई उसके बारे में या तो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, या उसके बारे में कोई जमीन से कोई शिलालेख मिला हुआ है, या कोई मंदिर में इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। तो वही जो कि बहुत पुख्ता सबूत हैं, उन्हीं इन्वेंशंस की मैं बात करूंगा और वो उसी के मैं प्रमाण दूंगा यहाँ पे। तो जीरो का जो सबसे पहले प्रमाण मिलता है वो मिलता है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। बख्शाली एक गांव है अभी आजकल के पाकिस्तान में, पेशावर के पास में। तो ये करीब 150 साल पहले ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी ये। और ये इसका जब कार्बन डेटिंग की गई तो ये पाया गया कि ये 250 सन 250 में ये लिखी गई है। तो इसमें देखिए जहां पे रेड एरो है, ये जीरो का ये है ये। तो एक जीरो एज ए सिंबल जो है हमने तब यूज किया ये। तो ये सब हमारे हिंदू न्यूमरल्स हैं ये। तो तो ऐसा नहीं है कि जो ये न्यूमरल्स हैं, या जीरो और या 1 to 9, ये हमने 250 सन 250 से हमने यूज करना शुरू किया। बस इसमें अंतर इतना है कि हो सकता है कि ये जो नंबर हैं, जो इनके सिंबल हैं, जैसे हम लिखते हैं इनको, जो स्क्रिप्ट है, वो हो सकता है 2000 साल पहले से बनी हो। जबकि नंबर जो है, जो नंबर की कॉन्शियसनेस है, जो नंबर का जो सोच है, वो वैदिक इंडिया में मतलब 5000 साल पहले भी था। जैसे जो नंबर है नियुत, 1 लाख जिसको बोलते हैं, पयुत, अर्बुद जिसको हम आजकल अरब बोलते हैं, नयुर्बुद, तो ये सब जो बड़े बड़े नंबर्स थे वो हम हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये नंबर थे। हो सकता है कि उनकी हमें सिंबल्स ना हो उस समय। तो ये सिंबल जो है ये करीब 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ। और ये सबसे पहले ब्राह्मी में लिखे गए, ये जो राइट साइड में जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं। फिर ये इंडियन ग्वालियर जो नॉर्थ इंडिया में था, फिर उसके बाद संस्कृत देवनागरी में। और उसके बाद जब ये अरब्स आए वहां पे 7th सेंचुरी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध में, राजा दाहिर को हराया, तो वो लोग वहां पे उन्होंने रूल करना शुरू किया अरब्स ने। तब वो हमारे जो गणितज्ञ थे और जो संस्कृत के विद्वान थे और जो साइंटिस्ट थे उनके संपर्क में आए। तो उन्होंने देखा कि ये जो है वो जो नंबर्स हैं बहुत ही यूजर फ्रेंडली हैं, बहुत ही आसानी से यूज किए जा सकते हैं।
तो वो उन्होंने नंबर जो है वो उन्होंने ग्रहण किया और उसको बगदाद ले गए, जो कि उस समय अरब की कैपिटल थी, जो आजकल इराक में है। तो वो वहां पे उन्होंने शुरू किया, और उसको वहां पे उस समय इस्लाम का स्वर्णिम युग भी चल रहा था। तो स्वर्णिम युग में का मतलब ये नहीं था कि वो सब खुद जो है वो उन्होंने आविष्कार किया। उन्होंने बस ये किया कि जहां से उनको मिल सकी नॉलेज, उन्होंने वो ग्रहण किया। जैसे इंडिया से वो ये नंबर्स ले गए, योगा ले गए, बाकी सब चीजें ले गए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। चाइना से पेपर ले गए वहां पे। और जो जो लेवांट रीजन है, जो आजकल लेबनान और वहां से जो जहां पे क्रिश्चियन सोसाइटी थी उस समय, तो वहां से कुछ और ले लिया। तो सब जगह से उन्होंने बोरो किया और उसको अपने ट्रांसलेशन किया पर्शिया में, और उसको खुद बता दिया कि ये हमने किया ये। तो इसमें जो सबसे प्रमुख थे ख्वाजरामी और अलकिंदी, दो जो फिलोसफर थे या दो साइंटिस्ट थे, वो प्रमुख थे। तो ख्वाजरामी के नाम पे ही जो है वो अल्गोरिदम वर्ड बना है। उन्होंने बुक भी लिखी थी जो बाद में जो ट्रांसलेट हुआ, एल्गोरिथमो डी न्यूमरो इंडोरम। तो ये इंडोरम मतलब कि जो हमारे नंबर्स हैं, इंडियन नंबर्स, वो जो है वो ख्वाजरामी से लैटिन अमेरिका, लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए। तो ये आर्यभट्ट थे, करीब में भी गुप्त वंश के थे, 1500 साल पहले। इन्होंने एक प्रमुख किताब लिखी है आर्यभटिया, जिसमें उन्होंने गणित, एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोमेट्री के बारे में लिखा हुआ है। वो वर्सेस के फॉर्म में था। तो टेक्नोमेट्री की जो जर्नी रही है, उन्होंने लिखा जया कोजिया, जो कि जब अरब में गया तो वो बन गया जिबा और कोजिबा। तो वो लोग जया कोजिया को, उन्होंने जया से जिबा बन गया और कोजिया से कोजिबा बन गया। और जब वो लैटिन में गया, यूरोप में गया, तो वो साइन एंड कोसाइन हो गया वो। तो ये एक जर्नी थी, ये जया कोजिया से। 820 में जिबा कोजिबा बना अरब में, बगदाद में। और उसके बाद जब उसी समय क्या हुआ था कि अरब जो हैं वो स्पेन में रूल कर रहे थे, आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं उसको। तो वो लोग वहां पे अरब जो हैं वो रूल कर रहे थे। वो यहाँ से नॉर्थ अफ्रीका के रूट से होते हुए यहाँ पे गए, और मेडिटेरियन सी में एक बड़ी पतली सी एक धारा है, उसकी जो डिस्टेंस है हार्डली 7-8 किलोमीटर है। तो उसको पार करके मेडिटेरियन सी को उन्होंने पूरे स्पेन पे को रूल किया, करीब 600 साल पहले, 600 साल तक, 700 से 1400 तक। फिर 1400 में स्पेन स्पेन ने जो है वो उनको सबको बाहर कर दिया, सारे अरब्स को। तो जब ये स्पेन में राज कर रहे थे, तो तब यूरोपियंस जो हैं वो इनके संपर्क में आए, और उन्होंने जो है वो जिब्बा कोजिया को साइनो कोसाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से जो न्यूमरल्स थे हमारे 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 9, वो भी उन्होंने तभी किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने अरब से जो है उसको बोरो किया था, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया अरेबिक न्यूमरल। तो वो तब से वो अरेबिक न्यूमरल ही चल पड़ा। आज भी यूरोप और अमेरिका में आप बोलेंगे तो वो सब उसको अरेबिक न्यूमरल ही मानते हैं, कोई उसको इंडियन न्यूमरल नहीं मानता है उसको। इवन इंडिया में भी जो है करीब 70-80% लोग जो हैं उसको अरेबिक न्यूमरल ही मानते हैं। वो एजुकेटेड लोग जो बात कर रहा हूं मैं, इंजीनियर्स जो मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, वो भी बहुत सारे ये मानते हैं कि ये अरब ने ही आविष्कार किया इसका। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो जो गणित से जो कनेक्टेड है काफी कुछ, वो है सर्जरी। मेडिसिन जो है वो भी बिना गणित के कुछ नहीं हो सकती है, वो तो वैसे ही था। तो उसके जो दो प्रमुख वो हुए डॉक्टर्स हुए, वो थे एक सुश्रुत और दूसरे हुए थे चरक। तो सुश्रुत जो थे वो एमएस थे, मास्टर ऑफ सर्जरी, और जो चरक थे वो मास्टर ऑफ मेडिसिन थे। तो जो सुश्रुत जो है वो सर्जरी में उन्होंने एक किताब लिखी है, सुश्रुत संहिता। तो ये अवेलेबल है इंटरनेट पे बड़ा इजीली, archive.org पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने 101 ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, 20 शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा है, 1120 बीमारियों के बारे में, और 700 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है इसमें। उन्होंने 385 प्लांट जनरेटेड मेडिसिन, 57 जो है एनिमल जनरेटेड मेडिसिन, और 64 जो है मिनरल जनरेटेड मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये सब जो जो आप दवाइयां खाएंगे तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। और किस फॉर्म में खानी है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि पाउडर होगा या जेल होगा या कोई मिक्सचर होगा या लिक्विड होगा, तो वो सब फॉर्म में भी कैसे वो फायदा करेगी वो भी लिखा हुआ है इन्होंने। और कितने टाइप के जो प्लायर्स होंगे, 28 टाइप की उन्होंने सुइयों का वर्णन किया हुआ है उसमें, और 20 टाइप के कैथीटर्स का। इसी टाइप से अगर बोन डिसलोकेशन हो जाए तो किस टाइप की बैंडेजेस लगानी है। तो ये सब का जो उन्होंने बड़ा बहुत ही वाइड जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा जो है अपने उसमें सुश्रुत संहिता में वर्णन किया हुआ है।
तो सुश्रुत का नाम आजकल तो खैर लोग जान गए हैं, बट पहले जो है आज से 15-20 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे। बट अगर आप मेलबर्न कभी जाएं ऑस्ट्रेलिया में, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज में उनका उनकी मूर्ति लगी हुई है, बड़ी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की गई है। उसको उस पर लिखा हुआ है उसमें यहाँ पे नीचे कि वो फादर ऑफ सर्जरी हैं वो। ये करीब 2,500 साल पहले हुए थे ये, तो उन्होंने तब से हमारा ये चला आ रहा है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है कि किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सर्जरी में यूज होते हैं। इन सब का वर्णन जो है उसमें सुश्रुत संहिता में किया गया है। ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको किताब अवेलेबल है इंटरनेट पे ये। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें, वो मैं बताता हूं आपको। तो एंशियंट इंडिया में ये सारी की सारी जो पुरातन जो सिविलाइजेशन सभ्यताएं हुई हैं, उसमें नाक का जो है वो बड़ा यूज किया। जो नाक का बहुत एक ईगो का एक वो रहा है, प्रतीक रहा है कि नाक है तो सब कुछ है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नाक कटा ली उसने, किसी की बेइज्जती हो गई तो नाक कट गई उसकी। तो नाक जो है वो बहुत ज्यादा एक मतलब उसका प्रतीक है ईगो का। उसके अगर नाक नहीं है तो कुछ नहीं है, आपका जिंदा रहना बेकार है। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा कि इसका नाक काटने का रामायण में भी वर्णन है उसमें, और एक ही बड़ा टिपिकल पनिशमेंट होता था कि नाक हमने काट दी। तो सुश्रुत ने जो है वो 600 बीसीई में, मतलब आज से करीब 2600 साल पहले, उन्होंने सुश्रुत संहिता में नाक को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, कैसे दोबारा से जोड़ना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये मेथड बाद में जाके इंडियन मेथड नाम से मशहूर हुआ। तो आज की डेट में भी दो ही मेथड हैं नाक के रिकंस्ट्रक्शन के, एक तो है इंडियन मेथड और एक दूसरा है इटालियन मेथड। और 70% जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नाक का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है आज वर्ल्ड में, वो हो रहा है इंडियन मेथड से। 30% जो रहा है वो इटालियन मेथड से हो रहा है। तो इंडियन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे माथे की जो जो स्किन है या खाल है उसको लेके नाक पे लगाया जाता है और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है उसको। तो 1792 में करीब करीब आज से 250 साल पहले जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तो टीपू सुल्तान ने जो है वो 4 अंग्रेजों की और एक पारसी की नाक काट दी उन्होंने। उसमें पारसी का नाम था कुवास जी। तो कुवास जी जो है जब 6 महीने बाद अंग्रेजों से मिला, जब वो लोग वापस आ गए, तो देखा कि उसकी नाक जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, करीब 80-90% ठीक हो गई है। थोड़ा सा बस जो है वो जो टांकों का होगा वो निशान थे, उसके बाकी सब ठीक हो गए थे। तो गोरे बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया, ये क्या तुमने किया ये। तो उसने बताया कि पुणे में एक वैद्य रहते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके जो है यही चला रहा है, उनका यही काम है सर्जरी में। वो सिर्फ नाक की ही सर्जरी करते हैं वो। और जो है वो करीब वो उसने फिर बताया कि करीब 2000 साल हो गए उस पीढ़ी को ये काम करते हुए, तो वो आज भी हैं। तो वो अंग्रेज जो है उस वैद्य से जाके मिले पुणे में, और बड़ी रिसर्च हुई उसके बाद, उसमें बड़े सारे पेपर लिखे गए। तो वो एक पेपर 1795 में पब्लिश किया गया, और उसका नाम था सिंगुलर ऑपरेशन कोवाजी, ये सॉरी एन अकाउंट ऑफ 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस फॉर रिस्टोरिंग ए लॉस्ट नोज फ्रॉम हिज मैजेस्टीज आर्मी। तो ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है उसका चेहरा था, ये बंदा था कुवास जी, और उसकी यहाँ से फोरहेड से ये स्किन को उठा के यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया, यहाँ पे उस नाक को लगाया गया उसको। तो इसमें जो है, इसमें जो जो जिन्होंने ये पेपर लिखा था वो बहुत फेमस हो गए। कुवास जी जो है या पुणे के वैद्य जो है, उनको कोई फेम मिली नहीं उनको, जो कि हमेशा से होता हुआ आया है कि वो लोग जो हैं हमारे जो नॉलेज सिस्टम है या जो हमारे जो कल्चर है वो उसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं और उसको अपने हिसाब से ढाल के फिर खुद हमें ही वापस बेचने में लग जाते हैं वो लोग। तो अगेन जैसे बाकी चीज न्यूमरल्स थे और साइंस थी, ऐसी इसी तरीके से सर्जरी की भी जो नॉलेज थी वो पहले अरब में गई, और अरब से जो है फिर यूरोप में गई वो। तो वहां पे जो किताब लिखी गई उसको लिखा गया शान शून हिंदी किताब सुश्रुत करके लिखा गया उसको। और फिर इब्न अबी उसाबिया ने 1203 में भी ये एक और ट्रांसलेशन किया। फिर जो फादर ऑफ मेडिसिन थे वो थे आचार्य चरक। तो इन्होंने जो है करीब 1 लाख मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा था, आज से 2200 साल पहले। अभी आप सबको पता है कि 2000 से साल पहले हम लोग बड़े रिच हुआ करते थे, बहुत ही रईस थे हम लोग, मतलब
जबरदस्त हम लोगों के पास जो था वेल्थ थी हमारे पास, और सब लोग ललायत रहते थे हमसे ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसमें से जो सबसे प्रमुख थे जो है वो रोमन थे 2000 साल पहले। उसके पहले भी जब हड़प्पन सभ्यता थी तो वहां पे भी जो है सुमेरियन थे, मेसोपोटामियन थे, इजिप्शियन थे। ये 3 सिविलाइजेशन से जो है हमारा बहुत ज्यादा व्यापार था। तो वो अगर आपको व्यापार करना है तो आपको वेट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको वजन करने के लिए आपको वेट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो एथिकल ट्रेडिंग हो। ऐसा ना हो कि वो आप लूट रहे हैं। तो आप किसी को लूटने पे लग जाएंगे तो एक टाइम आप प्रॉफिट कर सकते हैं, बाद में आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो उसके लिए जो है वेट्स पे हमने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया था उस समय, और इसका प्रमाण मिला है हमें सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में, जिसको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है उसको। तो इसमें 58 वेट्स मिले हैं हमें चान्हूदारों में, जो आज अभी शायद पाकिस्तान में है इस समय, मोहनजोदड़ो के पास में। तो ये वेट्स हैं। आप कुछ वेट्स आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशन में है। ये बिल्कुल क्यूबिकल वेट्स हैं, वो जैसे कि आजकल बनाए जाते हैं वैसे ही वेट्स हैं। कुछ कुछ वॉर्न आउट हो गए हैं, जो ऊपर वाला है वेट, ये वाला और ये वाला। बाकी ये सब वेट्स बहुत अच्छी कंडीशन में हमें मिले हैं। ये इन वेट्स का नाप जो है वो 12.6 ग्राम से लेके 14.6 ग्राम था। तो इससे पता लगता है कि हमें जो है उस समय 5000 साल पहले डेसिमल का भी ज्ञान था, और 1 2 3 4 से लेके 9 तक जो जो न्यूमरल्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनका भी हमें ज्ञान था। और इसी टाइप से कनेक्शन में है हमारी टेक्नोलॉजी। एक आयरन पिलर, जो आयरन एज भी कहा जाता है कि हमने स्टार्ट करी थी करीब करीब 4000 साल पहले। तो आयरन एज जो है वो, इसमें बहुत सारे जो लोहे के वो भी मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलती हैं। आप पंजाब में जाएंगे, वेस्टर्न यूपी में जाएंगे, तो बहुत सारे जो हैं, जो साइट्स हैं जब जहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ है, तो उसमें आयरन का हमें इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, या आयरन के टूल्स मिले हैं हमें वहाँ पे। तो एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो दिल्ली की कुतुब मीनार में आजकल रखा हुआ है, वो है आयरन पिलर, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था करीब करीब 375 में, 1700 साल पहले। तो ये इस आयरन पिलर में ये जो है वो अभी तक 1 मिलीमीटर भी क्रोजन के कारण, जंग के कारण जो है ये इसका क्रोजन हुआ नहीं है। 1 मिलीमीटर भी नहीं निकला है। तो ये ऐसा क्या था हमने किया इसमें? तो इसमें थोड़ी बहुत जो ये, और ये स्टील का नहीं है, ये है रॉट आयरन। स्टील में जब बनाते हैं या स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो उसमें हम निकल, क्रोमियम वो सब डालते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। ये है सिर्फ प्योर रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में जो है ये, इसमें थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज थी उसकी लेयर बन गई इसमें, या बना दी गई। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ये। तो ये ऐसा कुछ करा गया इसमें फोर्जिंग के टाइम पे, कि वहां पे एक लेयर बन गई। वो लेयर जो है, इम्प्योरिटीज की लेयर इटसेल्फ जो है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है इसको। ठीक है। एक ये ग्राफ है, ये एंगस मेडिसन है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट। उन्होंने ये बनाया था। उन्होंने ये प्लॉट किया ग्राफ, जीरो मतलब 2000 साल से, सन 1 से लेके 2003 तक। तो उसमें उन्होंने जो 5 मेजर सिविलाइजेशन थी, पहले की भी और अभी की, वो जो है उन्होंने उसको प्लॉट किया। तो जो जो सैफरन वाला है वो हमारा है। तो वो फर्स्ट से लेके जो यहाँ तक आएंगे आप, ये करीब 1200 साल है। तो इसमें हमारे यहाँ पे 33% है, और यहाँ पे 25% जीडीपी है। ये मतलब 1/4 से लेके 1/3 तक जीडीपी हम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। आज जो अमेरिका है वो शायद 18% जीडीपी प्रोड्यूस करता है उसकी, जो पूरे विश्व की जो 18% है। हम उस समय 33%, 1/3, 1/3 हम प्रोड्यूस कर रहे थे। इतनी हमारा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी हमारी। उसके बाद जो है थोड़े टाइम के लिए, रेड वाला ये चाइना का है। तो थोड़े बाद जो है, जब हम पे आक्रमण होने लगे तुर्कों के, तब हम थोड़ा डाउन हुए। और उसके बाद फिर से जब अकबर और जहांगीर के टाइम पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तब हमने चाइना को हरा के हम ऊपर थे। तब भी हम 25% यूज कर रहे थे। और ये है करीब करीब 1600 सदी में, आज से 400 साल पहले। हमारा डिक्लाइन या हमारा पतन तब शुरू हुआ जबकि अंग्रेज आ गए। और अंग्रेजों ने ऐसा जो ड्रेन किया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुगलों ने जो है हमारी संपत्ति नहीं लूटी, वो भी लूट के जो है 1/5 जो है वो बगदाद देते थे। बट लोग जो मैसिव स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल पे अंग्रेजों ने जो किया, वो हम जो है वो
बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमारी बिल्कुल लगभग कमर ही टूट गई है। तो उसके बाद से हम जो है 1950 तक हम हार्डली 3 या 4% हो गए। तो 2000 साल पहले हमारी 33% थी और उसके बाद 1970-70 में 3% 4% रह गई हमारी। अभी फिर से हम 8% पे हो गए हैं, 9% पे। और अगर महादेव की कृपा रही तो हो सकता है हम फिर से जो है अगले 20-25 साल में 15% पे पहुंच जाए हम। हमारी जो मेन यहाँ पे गलती हुई आजाद होने के बाद 1950 में, चाइना, इंडिया और जापान तीनों की सॉरी, चाइना, जापान और इंडिया, जो देखिए अब बिल्कुल जो है हम लोगों की सिमिलर थी 1950 से लेके 1970-72 तक। फिर उसके बाद जो है चाइना ने लिबरलाइजेशन किया हमसे पहले, करीब 10 साल पहले, और उसके बाद से अचानक उनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर उठ गई। हमने 1991 में स्टार्ट किया, हम थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि बाद में साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे वो भी साथ में आ गए। तो उसमें हम पीछे रह गए। अदरवाइज जो है हम अगेन हम ऊपर जाने वाले हैं। तो ये जो हम जो पिछली स्क्रीन पे हमने दिखाया आपको ग्राफ, वो ग्राफ में आपने देखा होगा कि 1/3 से 1/4 जीडीपी थी। तो उसका जो मेन मटेरियल था जो ट्रेडिंग का था वो था ये महाराज इंडियन कॉटन। जो कॉटन इतना फाइन था कि लोग बोलते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे पहन के भी कुछ ना पहना हो, इतना कंफर्टेबल था। जो आप लोगों ने अगर रोम वोम की फोटो देखी होंगी तो कितना थिक और कोर्स जो है वो कपड़ा था। उस कपड़े से उनके बॉडी छिल जाती थी उसकी। तो ये कहते थे रोमन्स की इंडियन फैब्रिक्स क्लोथ एवरीवन फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप टू चाइना, मैन एंड वुमेन फ्रॉम हेड टू फुट। मतलब पूरे संसार को कपड़ा हमने पहनाया उस समय। एक हेरोडोटस थे, ग्रीक फिलोसफर, 2000 साल पहले, उन्होंने बोला कि जो हमारा जो कपास है, हमारा जो कॉटन है, वो है ए वूल एक्सीडिंग इन ब्यूटी एंड गुडनेस दैट ऑफ शीप। इतना हमारा अच्छा था। बाकी लोगों ने डिस्क्राइब किया कि इंडियन कॉटन जो है वो एज इट ए वूवन इन विंड्स, मतलब हवा में जैसे हमने हमने उसको बुना है, उसको अपने कपड़े को। तो हमने 3000 साल तक जो है इस कॉटन को जो है वो हमने मोनोपोली बना के रखा, 1500 बीसीई से लेके 1500 सीई तक। आप सबको याद होगा कि जो यूरोपियंस आए थे 1600 में, 400 साल पहले, वो किस लिए आए थे? वो इंडियन कॉटन के लिए आए थे और मसालों के लिए आए थे। दो चीजें प्रमुख थी उसमें, कॉटन और मसाले। यहाँ से फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी थी उसको सब बिल्कुल खत्म कर दिया। हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे और लंकाशायर में जो उनकी और मैनचेस्टर में उनकी जो फैक्ट्रीज थी वहां पे बना के दोबारा हमें बेचते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था रॉ मटेरियल लेके जाके फिनिश गुड हमें दोबारा बेचना, यही मेन रीजन था हमारे गरीब होने का। तो अभी चलते हैं फिर 2000 साल पहले। तो जो हमारे कपड़े थे वो हम कपड़ा बेचते थे और हम जो पेमेंट मिलती थी हमें वो किसमें मिलती थी? गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर में। तो जो रोमन एम्परर थे प्लाइनी, हिस्टोरियन भी थे, फिलोसफर भी थे, उस समय रोम में सब कुछ एक ही होते थे। तो वो उन्होंने बोला था कि भाई जो उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो जो इंपोर्ट्स थे हमारे कपड़े के, इंडियन फैब्रिक के, वो थे 1.5 करोड़ रुपीस 2000 साल पहले। उसकी कीमत जो है आज कैलकुलेट किया गया था तो 10,000 करोड़ थी उस समय, इस समय। तो इतना ज्यादा हमारा सिर्फ कॉटन का ट्रेडिंग था। स्पाइसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो और उन्होंने इस चक्कर में उनकी जो रोम की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो खाली हो गया था वो। और उन्होंने कहा था कि जो रोम की महिलाएं हैं वो जो हैं वो भारतीय कपड़ों के चक्कर में जो है हमें कंगाल कर देंगी। उन्होंने बैन लगाने की भी कोशिश करी थी, हालांकि वो बैन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बट हम ये देख सकते हैं कि कितना जो है वो हमारे कपड़े की जो है फेम थी, प्रसिद्धि थी। आज उल्टा हो गया, आज हम इटालियन कपड़े, गुची और ये सब के पीछे हम भागते रहते हैं। 17वीं सेंचुरी में एक ट्रैवलर आया था, इटालियन अगेन ट्रैवलर, इंडिया आया था, जियोवानी कैरारी। उसने क्या बोला था? इंडिया वाज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर दैट गॉट एक्सचेंज थ्रू ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो विश्व में कहीं पे भी कोई एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है, तो जो भी गोल्ड और सिल्वर जहां पे भी हो रहा है उसका जो अंतिम गंतव्य है वो है इंडिया। तो सारा गोल्ड और सिल्वर वहीं जाना है। तो इसका प्रतीक है, मैं अभी 4-5 दिन पहले ही एक स्टडी पढ़ रहा था कि जो भारतीय महिलाएं हैं विश्व के पूरे जो सोना है उसका 11% होल्ड करती हैं। इंडियन वुमेन जो है 11% बहुत बड़ी एक फिगर है। अकेले वो जो है वो उसको होल्ड कर रही हैं।
और जो रोमन क्वाइंस हैं वो भी हमें बहुत मिले हुए हैं। ये पूरे इंडिया में जहां जहां पे अभी ट्रेडिंग होती थी, स्पेशली बॉम्बे के आसपास जो है, वो बहुत सारे क्वाइंस हमें मिले हुए हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जो उस समय इंडिया का पार्ट था 2000 साल पहले। तो वहां पे भी बहुत सारी जो है वो क्वाइंस मिली हैं, रोमन क्वाइंस। अब कॉटन का क्या प्रमाण मिला है, हम कैसे कह सकते हैं कि कॉटन जो है वो जो है इतना प्रसिद्ध था और इतना हम उसमें मास्टरी थी हमारी कॉटन में। तो इसका प्रमाण है, ये एक जार है, ये एक एक हुंडी है, ये हमें मिली है। ये कहाँ पे, मेहरगढ़ और राखीगढ़ी, जो राजस्थान और हरियाणा में है, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो उसमें जो है, ये उसमें कॉटन जो है इसका एक अंश जो है वो चिपका हुआ है ये। ठीक है, तो ये इसमें देखिए राखी गढ़ी है, रेड वेयर वास फ्रेगमेंट शोइंग रिमेन्स ऑफ टेक्सटाइल्स। अगेन अरब मर्चेंट्स जो थे वो जब यहाँ पे सिंध के बाद जो है वो कॉटन टेक्नोलॉजी वहां पे लेके गए, और इजिप्ट में जो है उसका जो है वो एक वहां पे उनको जो वायु थी वो बड़ी अच्छी थी, तो इजिप्ट में भी वो फिर कॉटन जो है वो ग्रो करने लग गया। उसके बाद इजिप्शियन कॉटन की भी एक अलग अपनी क्वालिटी थी। अब जब जो रिच सोसाइटी होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनके पास बहुत सारा स्पेयर टाइम होता है, जो घर के काम होते हैं, जो गृह कार्य होते हैं, वो सब नौकर चाकर करते हैं या उसको आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई आप करिए। जैसे अमेरिका में है तो वहाँ पे जो है वो अधिकतर काम जो है, जो खराब काम है जिसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, वो सब आउटसोर्स होते हैं। तो वो उन्होंने, जैसे अमेरिका ने आजकल जो है काम जो है वो चाइना और इंडिया को दे दिया, जितनी मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशली केमिकल्स और जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वो सब दे दिया है, और अपना जो है बैठ के वो आराम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। तो जो रिच सोसाइटी है वो हमेशा स्पोर्ट में एक्सेल करती है, स्पोर्ट में हमेशा सबसे आगे रहती है। तो अभी जो ओलंपिक्स हुए थे पेरिस में, तो उसमें भी अमेरिका जो था टॉप पे था। तो वैसे ही एंशियंट इंडिया भी था। तो हमने न सिर्फ हमें उसमें मास्टरी थी, हमने उनका आविष्कार भी किया। तो उसमें सबसे टॉप पे है वो है चतुरंगा या चेस, शतरंज, जिसको अरबी में शतरंज बोलते हैं, तो हम उसको चतुरंगा बोलते थे। तो ये क्या क्यों इन्वेंट किया गया, क्योंकि ये जो है वॉर की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे डिफाइन करें हम। तो पहले हमें जो भी युद्ध होता है, तो युद्ध में सिर्फ हम हिंदुस्तानी स्पेशली समझते हैं कि सिर्फ वहां पे तलवार चलानी होती है युद्ध मैदान में जाके, और दूसरों को मार के जो है युद्ध जीता जाता है। ऐसा कतई नहीं है। ब्रेवरी जो है बहुत ही कम परसेंटेज है, सबसे बड़ा परसेंटेज है वो है स्ट्रेटेजी का, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप कैसे युद्ध लड़ने वाले हैं, कहाँ लड़ने वाले हैं, कब लड़ने वाले हैं। तो ये सब जो तीन चार कंपोनेंट है, कब वाले, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये कंपोनेंट जो है जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, आपकी ब्रेवरी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो जो मेन चीज है वो स्ट्रेटेजी। तो वो स्ट्रेटेजी कैसे हम पेपर पे लेके आएंगे, तो वो इसके लिए हमने चतुरंग का आविष्कार किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने शतरंज का ही आविष्कार किया, हमने बहुत सारे आविष्कार किए। इवन बैडमिंटन भी जो है वो इंडिया में ही बना था, हालांकि वो अंग्रेजों के आने के बाद बना, आविष्कार हुआ, बट हुआ वो इंडिया में ही, पुणे में। तो चेस क्या है, वो चेस सब सब कुछ है, आर्ट भी है, कला भी है, विज्ञान भी है, और एक खेल भी है, ऐसा अनातोली कार्पोव ने बोला था, और उन्होंने बिल्कुल 100% ठीक बोला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शतरंज में ही रहे। आपने युधिष्ठिर देखा होगा, महाभारत में जो महाभारत हुआ, युधिष्ठिर कैसे जो है वो चौसर में जो हारे शकुनी से, और कैसे वो जो डाइस जो थे वो इलीगल थे या लोडेड डाइस बोलते हैं वो थे। और भी बहुत सारे जो है बोर्ड गेम्स जो है हमने आविष्कार किया, जैसे सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी जो है प्योर इंडियन गेम है, वो जो उसके फिलॉसफी है, जो उसके पीछे जो सोच है, वो पूरी की पूरी इंडियन है। वो कि बुरे काम करोगे तो सांप काटेगा, अच्छे काम करोगे तो आपको कर्मा पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि आपको ऊपर लेके जाएंगे उसको। तो ये कहा जाता है कि शतरंज जो है वो रावण की वाइफ मंदोदरी थी, उन्होंने उसका आविष्कार किया था कि उसको जो है वो प्रसन्न रहें, अपने लगे रहें किसी न किसी चीज में। उनके दिमाग में बड़ा फितूर रहता था, तो वो जो है उसको एब्जॉर्व करने के लिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था, मंदोदरी ने। बट ये पॉपुलर हुआ ये गुप्त डायनेस्टी में, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो चेस में जो है वो चतुरंग थे। चतुरंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि चार चार उस समय आर्मी की हुआ करती थी, चार कंपोनेंट्स, इन्फेंट्री, पैदल, कैवलरी घोड़े वाले, एलिफेंट्स हाथी, और चैरियट्स जो है वो रथ। तो इसमें जो है वो जो एलिफेंट्स हैं वो मिडिवल इरा में जाके, मतलब 700 के बाद
वो जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए। रथ जो थे वो बाद में मुझे नहीं लगता कि महाभारत काल के बाद कभी भी यूज हुए वो रथ, वो जो है युद्ध में। उसके बाद इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट्स ही थे। और एलिफेंट्स जो है हमारा बड़ा नुकसान किया उन्होंने, स्पेशली अरब और तुर्कों से लड़ाई में। तो वो मिला है हमें, लोथल में मिला है। लोथल गुजरात का एक पोर्ट था 4000 साल पहले, करीब 2400 बीसीई में। तो ये अर्लीस्ट नोन जो है वो चेस बोर्ड है ये। और यहाँ पे इसको कहा जाता है कि ये वहाँ पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो खेलते थे उसको। ये टेराकोटा का बना हुआ है ये। तो शतरंज की भी लगभग वही जर्नी रही। तो 4th सेंचुरी में बीसी में जो है मैंने एक टाइम दे दिया है ये, हालांकि ये 4th मिलेनियम होना चाहिए था एक्चुअली। ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये 4000 बीसी ही होना चाहिए। तो यहाँ से जो है वो 8th सेंचुरी में, आज से 1300 साल पहले, जैसे मैथमेटिक्स का सर्जरी गई, बाकी नॉलेज सिस्टम गए, वैसे ये भी। तो पर्शिया में इसको चतरंग बोलते थे, अरेबिया में उसको अरबी में शतरंज बोला जाने लगा। और उसके बाद सिमिलर जब वो यूरोप गया 10th सेंचुरी में, तो उसको स्पेनिश में एसिड्रेक्स बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में चेस। सिमिलरली 4th सेंचुरी में ये चाइना गया, और 6th सेंचुरी में ये जापान में गया, और रशिया में ये गया, ये पर्शिया से गया रशिया में, डायरेक्टली इंडिया से नहीं गया, ये गया 10th सेंचुरी में ये। तो चेस जो है इतना पॉपुलर हो गया यूरोप में आज से 700-800 साल पहले, कि चर्च ने उसको बैन कर दिया। उसको मतलब क्या बोला, हीदन, जो उसको वर्ड यूज करते हैं वो लोग, ये हीदन, या जैसे हराम जो है उर्दू में या अरबी में बोला जाता है, वो था कि ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा उसको समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हम लोग आज मोबाइल में जो है गेम्स खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो वो भी जो है वो टाइम वेस्टेज है। तो हमें क्या करना है कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ना कि टेक्नोलॉजी हमें यूज करे। वैसे ही चर्च ने बोला कि जो है चेस जो है तुमको यूज कर रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूरोप में उसको बैन किया गया। जैसे आई थिंक 16th सेंचुरी में फ्रांस में बैन किया गया, 13th-14th सेंचुरी में इटली में बैन किया गया इसको। तो तो इसको भी, और मुस्लिम इस्लाम में अभी भी ये जो है बैन नहीं है, ये इसको भी अभी हराम माना जाता है। तो जो फंडामेंटलिस्ट या टेररिस्ट हैं वो चेस को बड़ी बुरी नज़रों से देखते हैं इसको, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो इमेजेस कैसे इसमें हैं इसके अंदर। तो अगेन जो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे उसकी जर्नी थी ये गेम की ये। और हमारा क्या प्रमाण मिलता है, ये 16th सेंचुरी की एक ये पेंटिंग है, ये मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें कृष्ण भगवान जो है वो राधा के साथ शतरंज खेल रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए। क्वालिटी टाइम जो है वो यहाँ पे अपना स्पेंड कर रहे हैं वो। एक ये एलोरा की ये स्कल्पचर है ये, इसमें भगवान शिव जो है पार्वती के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, नॉट नेसेसरली शतरंज, कोई भी एक बोर्ड गेम है। वो यहाँ पे मिडल में जो है ये बिछा हुआ है, ये बाजी यहाँ पे लगी हुई है ये, और शिव भगवान जो है वो पार्वती के साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो है आपने देखा होगा कि ये फेस वेस टूट गए हैं। तो ये औरंगजेब ने 17th सेंचुरी में जब अटैक किया था एलोरा पे, तब वो सब उन्होंने तोड़ दिया था ये। यार ये हम मुद्दे पे आते हैं, इसमें शिव जी और पार्वती जी खेल रही हैं, गेम खेल रहे हैं, और बाकी गण जो हैं वो सब, और भगवान बाकी सब यहाँ पे देख रहे हैं ये कि कैसे गेम चल रहा है। तो जो लड़ाई है इसमें इसकी स्टोरी क्या है कि कोई आवाज देता है पार्वती देवी को, तो वो पीछे मुड़ के देखने लगती हैं। और इस बाजी में शिव भगवान हार रहे थे, तो उन्होंने जैसे देखा कि पार्वती जी उधर देख रही हैं, खट से उन्होंने कुछ मोहरे चेंज कर दिए उन्होंने। तो ये मोहरे चेंज करने वाला, आपने शतरंज के खिलाड़ी एक पिक्चर आई थी प्रेमचंद की पे बनी हुई है, उसमें भी आपने देखा होगा ये कि कैसे मोहरे चेंज करते हैं वो नवाब जो हैं। तो ऐसी शिव भगवान ने भी, अब कोई भी अपनी पत्नी से जो है वो हारते हुए नहीं दिखना चाहता है, जबकि बाकी ऑडियंस भी हो, इतने सारे लोग देख रहे हो, कि फिर बाद में उनका मजाक बने कि आप जो है अपनी पत्नी से हार गए। तो उन्होंने चुपके से जो है वो मोहरे चेंज कर दिए हैं। तो जब पार्वती मुड़ी तो उन्होंने देखा कि ये शिव भगवान ने ये बदमाशी करी है, तो उन्होंने जो है दोबारा से गुस्सा हो गई वो कि ये क्या है ये। तो ये जो है ये एक क्लैश है, जो ये गेम है एक मेल फीमेल, एक पुरुष और महिला के बीच में है ये, कि इसमें किसी ना किसी की तो हार होनी है। और एक बार खेल शुरू हो गया तो वो उसका जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो उसके परिणाम हैं, आप उससे बच नहीं सकते ये। तो ये जो समय है, जो जिंदगी है, वो भी वही है ये।
जो अगर हम आप उसको फिलोसफिकल सेंस में लें, एक बार खेल शुरू हो गया तो वो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम होके ही रहेगा। तो इन मेटाफिजिकल सेंस द गेम रिप्रेजेंट्स टाइम, एक ये समय की एक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और इट प्रोड्यूसेस टाइम एंड विदाउट द गेम देयर इज नो टाइम, नो स्पेस एंड नो वर्ड, क्योंकि पूरा ये जो संसार है वही एक गेम है, जो सृष्टि है वो भी एक गेम है। तो ये हमारे जो गेम्स के पीछे जो फिलोसफिकल जो जो फलसफा होता था वो इतना गहरा था हमारा। अब हमारी बाकी सब चीज़ों में हम इतने उस्ताद थे, इतने गुरु थे हम, तो खाने में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? तो शुगर का भी आविष्कार हमने किया। अभी राहुल गांधी बोलते हैं कि जलेबी जो है वो मुगल लेके आए, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सब कुछ हमारा ही था। पाकशास्त्र में हम बिल्कुल जो है वो अव्वल थे, नंबर 1 थे हम। तो ये जो जो शुगर था, जो मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी खाने में, एक है वो नमक है और या फिर एक है चीनी। तो चीनी जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी थी 2500 साल पहले कि हम उसको कैसे गन्ने से जो है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब सिकंदर आया था 326 में, तो उसने कहा था कि ये जो शुगर है ये शहद है बिना मधुमक्खियों के, हनी विदाउट बीज। जब हमारी ट्रेडिंग होती थी रोम के साथ, तो उन्होंने लिखा था, वहाँ के लेखकों ने, वहाँ के हिस्टोरियंस ने चीनी के बारे में। तो उस समय जो चीनी जो प्रेजेंट फॉर्म में खा रहे हैं, जो क्रिस्टलाइज्ड है, वो उस टाइप की नहीं होती थी। जो जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बहुत ही डेंजरस है, इसी से डायबिटीज वगैरह सबसे ज्यादा होती है। तो हम जो खाते थे चीनी, वो थी गुड़ के फॉर्म में, जो अनअडल्ट्रेटेड होती थी वो थी हमारी वो। तो चीनी जो है फिर बाद में जो चाइना में बहुत सारे हमारे जो बौद्ध भिक्षु गए थे वहां पे, तो वहां पे गए और चाइना ने फिर उसको थोड़ा सा और प्रोसेस किया उसको, और उसके बाद फिर हमारे पास जो वहां से चाइनीज ट्रेवलर्स आए वो उसको लेके आए। इसीलिए शुगर को हम चीनी बोलते हैं, चीन से चीनी बना है वो। ठीक है, तो जो इसका प्रमाण ये है कि हम जो है संस्कृत में बोलते हैं शर्करा, उसको फिर पर्शियन में शक्कर, सुक्कर जो है वो अरेबिक में, सुकेरियम जो है वो लैटिन में हो गया। सब देखिए वर्ड जो है लगभग सेम है, इनका जो रूट वर्ड है वो सब बिल्कुल संस्कृत है इसका, और उसके बाद जो है जाके ये शुगर बन गया ये। अब दूसरा, अब हम आगे चलते हैं कि स्टेप वेल्स। तो कुएं ऐसा नहीं है कि कोई हमारी बड़ी खास इजाद रही है, दुनिया भर में हर जगह पे कुएं होते हैं। जहाँ जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे नदियाँ कम हैं, जहाँ पे समंदर नहीं है, वहाँ पे जो है वो कुएं होंगे ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई बड़ी खास चीज़ हमने करी। हमने क्या खास किया कि हमने जो है उन कुओं को एक अलग ही नक्शा दे दिया। उसको बोला गया इन्वर्टेड मंदिर या उल्टे मंदिर। मतलब मंदिर का जो है वो जो जो शिखर है वो नीचे है, बाकी चीजें ऊपर हैं। और एक नायाब जो है हमने प्रस्तुति जो है उसकी करी हमने उसकी। तो ये आर्किटेक्चरल वंडर्स भी हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो कुएं या बावड़ी जिसको बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में वो हैं। गुजरात राजस्थान में 7 से 19 सेंचुरी में हमने बनाई, और कुछ नहीं तो 3000 स्टेप वेल्स बनाए, 3000 बावड़ियां बनाई हमने इन 2 जगहों पे ही। और आश्चर्य की बात है कि ये सब जो है वो सारी बावड़ियां जो हैं वो महारानियों ने बनवाई हैं वहां पे राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि ये माना गया कि जो पानी लाने का काम था वो महिलाओं का था। तो महिलाओं के लिए तो महिला ने ही जो है स्टेपवेल्स बनवाए उसको। और ये स्टेपवेल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं, ये 2500 से लेके 1700 BC तक। और जो सबसे विशालकाय, सबसे अद्भुत जो है वो बावड़ी है, वो रानी की वाव। एक वाव स्ट्रक्चर है रियली, ये महसाना के पास में है, गुजरात में, ये राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पे, सॉरी राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे। तो वहां पे है ये, आप देख सकते हैं कि ये कितना विशालकाय मंदिर है, ये बावड़ी मंदिर है ये। और इसमें सब इस जगह पे नकाशियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूर्तियां हैं यहाँ पे। और सबसे लास्ट में जाके जो है ये इस साइड में, सॉरी इस साइड में, यहाँ पे जो है ये कुआं है यहाँ पे ये। तो ये एक यूनेस्को हेरिटेज सेंटर है आजकल, ये बहुत ही भव्य है, जाके आप देखिए। तो इसमें क्योंकि समय कम है, मुझे दूसरा टॉपिक भी लेना है, तो लिस्ट जो है वो अंतहीन है ये। इसमें मैं अगर 4 घंटे 5 घंटे भी बात कर सकता हूँ इस बारे में। तो और कौन कौन सी चीजें हैं
एक है हुंडी, एक है बटन्स जो हैं, जो हम कुर्ते में जो देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, ये भी हमारा ही था। ये शैम्पू, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो है, जो जो हमारे जो कास्टिंग हम करते हैं, जैसे ये है, ये डांसिंग क्वीन उसको बोलते हैं। ये तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, 4000 साल पहले का ये है। तो ये एक नायाब मूर्ति है इसमें, और ये मूर्ति जो है इस टाइप की कहीं पे भी नहीं मिली है। इसकी टेक्नोलॉजी तो अद्भुत है ही है, इसका जो जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस है इसमें, जो विश्वास है अपने आप पे एक भारतीय नारी का, वो इसमें बिल्कुल दिखता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो जो चूड़ियाँ जो यहाँ से यहाँ तक पहने हुए है, ये जो नेकलेस पहने हुए है, ये यहाँ पे जो उसने जूड़ा बनाया हुआ है, यहाँ पे एक अपने जो बाजू में एक बाजूबंद पहना हुआ है, ये सब जो है आज की महिलाएं भी यूज करती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही आप गुजरात राजस्थान में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही जो ट्राइबल लेडीज हैं वो यहाँ पे ऐसा पहनती हैं। ये तो ये हमारी, इसीलिए बोलते हैं कि एक हम ही जो है विश्व में ऐसे हैं जिनकी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, जो हम 5000 7000 8000 साल से जो है हम उसको निरंतर जिंदा रख पाए हैं। पिछले 2000 साल में 46 48 सिविलाइजेशन थी, जिसमें सिर्फ 2 बची हैं, इंडिया चाइना। बाकी 46 की 46 लुप्त हो गई, और लुप्त हुई जो कि एक बहुत बड़ी बलशाली सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन। इजिप्ट, जिनके फेरोज ने जो है पिरामिड्स बनवा दिए, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता आज की डेट में बनवाने का। तो वो आज कहीं नहीं है। वो आजकल जो इजिप्ट है वो टेररिस्ट का गढ़ है। वो रोमन, ग्रीक, पर्शियन, मेसोपोटामियन, और अगर साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जाएंगे तो माया, इनका, ये सब के सब जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं। कहाँ हैं इनका, एक एक आदमी नहीं है इनका। जो जो अमेरिका में रेड इंडियंस हैं वो शायद 100 हैं आजकल सिर्फ, और वो जल्दी ही वो म्यूजियम में पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिन्स थे वो कहाँ हैं, वो म्यूजियम में है वो। बाकी 10 15 20 जो हैं वो भी सब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और बाकी उनका जब देखो, जब आता है पेपर में कि उनके सर नापा जा रहा है कि उस समय वो लोग कैसे रहते थे, तो बस वो उनका जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ही वो काम में आता है। तो सिजेरियन डिलीवरी जो है वो भी हमारा ही इजाद था। जब बाकी सर्जरी हम कर सकते हैं तो सिजेरियन डिलीवरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जो बिंदुसार थे वो भी जो है वो सिजेरियन से ही से पैदा हुए थे वो। और उनको क्या हुआ कि जहर खिलाया गया था उनको। ये था कि जो चंद्रगुप्त को जो है वो, जब चंद्रगुप्त की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो जो चाणक्य थे वो क्या बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा आप जहर खाते रहिए। तो उनको डर था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खिला के मारा जाएगा। तो तो उनको क्या हुआ कि पता नहीं था, अब उनके खाने में जहर था। तो उनकी पत्नी ने भी जब शेयर किया तो वो जहर से जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी समय जो है वो उस पुत्र को जो है उनके कोख से निकाला गया, और एक फ्रेश जो गाय, सॉरी बकरी थी, उसके उसमें उसको मार के उसके कोख में रखा गया उसको। तो उससे उन पे बहुत सारे उसके उनके शरीर पे बिंदु पड़ गए बालक के। तो इसीलिए उसका उनका नाम जो है वो बिंदुसार पड़ा उसका। तो सिजेरियन डिलीवरी था हमारा, और उसके प्रमाण हैं इसके किताबों में, इसमें लिखा हुआ है ये। जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, और भी तमाम जो यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें जापान से, चाइना से, कोरिया से, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह से बच्चे पढ़ने आते थे। जैसे आज अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ आते थे। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, सबको ही पता ही है। जो पोर्ट्स थे जहाँ पे जो शिप आके लगते थे वो थे लोथल, गुजरात में जो लगा हुआ है, ये भरूच के पास में है ये। फिर फिबोनाची सीरीज, जो फिबोनाची जो है सीरीज सबको पता ही होगा, ये भी हम लोगों ने इजाद किया था इसको। और ये भी लगभग सेम था। फिबोनाची जब अल्जीरिया में पढ़ रहे थे तो उनको अरब से पता लगा कि ऐसी भी कोई सीरीज होती है। तो जो 1 1 1, फिर 0 1 2 3, फिर 5, इस तरीके से करके जो होता है कि पिछले 2 नंबर का एडिशन, तो उसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो ये भी जो है ये इसका प्रमाण है। फिर योगा, आयुर्वेदा, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सबको ही पता ही है। तो आई थिंक मैंने काफी बोल दिया है इसके बारे में। तो अभी मैं दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ। इसी बीच कोई क्वेश्चन हो, आपका प्रश्न हो तो बताइए। जी जी, आप अगले Anyone? टॉपिक पे आइए, एक एक ही बार में प्रश्न पूछे अच्छा, जाएंगे। ठीक है।
तो अगेन मैं वापस आता हूँ, समराइज करता हूँ उसको। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन थे, हमारे इन्वेंशंस थे ये, और भगवान की कृपा रही तो हम फिर से जो है राइज करेंगे वैसे ही जैसे हम 2000 साल पहले थे। थैंक यू। ये मेरी बुक्स हैं, आप पॉसिबल हो तो अमेजोन में पढ़िएगा इसको। अभी मैं दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ। तब तक मैं शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा बताइए। सही था बिल्कुल? जी 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 जी। हाँ। हम्म। तो अभी एक टॉपिक पे हम चलते हैं इसमें। सॉरी। कि हमारे, जैसे मैंने अभी बोला कि जो है 48 में से 46 सभ्यताएं जो हैं वो लुप्त हो गई पिछले 2000 साल पहले है, 2000 साल में। तो दो ये जो है ये अपने समय से नहीं लुप्त हुई है, इनको लुप्त किया गया दो रिलीजन ने, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से। तो वो ये दोनों जो कल्ट हैं या जो रिलीजन हैं, ये बहुत ही डोमिनेटिंग है। इन अपने आगे किसी को ये टिकने नहीं देते, किसी को जिंदा नहीं रहने देते। ये दो सिविलाइजेशन किसी तरीके से ये बची रह गई हम लोगों की। तो ये क्यों बची रह गई, कैसे बची रह गई? हमारे बिल्कुल पड़ोस में थे पर्शिया वाले, जो हमारे कजिन्स थे। वो पारसी जो रहते थे, वो भाग के, जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ पर्शिया में, तो वो सब भाग के इंडिया आ गए। तो रतन टाटा उन्हीं में से, उनका जो फैमिली थी, उनके एंसेस्टर्स थे, वो उन्हीं में से थे। वो सब पर्शियंस जो हैं, वो 700 सीई से लेके 1300 साल से लेके आई थिंक 500-600 साल तक जो है वो भागते ही रहे वो लोग। तो वो भाग के जो है वो इंडिया आ गए। सिमिलरली जो जूस थे वो भी भाग के जो है, जब उनको तंग किया गया, वो भाग के सब इंडिया आए। तो आज भी जो है वो किसी को भी परेशानी होती है, जिसको लगता है इनको जान को खतरा है, तो वो इंडिया भागता है। जैसे 2 महीने पहले बेगम हसीना जो है भाग के इंडिया गई हैं। वो 56 सिविलाइजेशन और 56 सॉरी इस्लामिक नेशंस और हैं, वहां पे भी जा सकती थी वो, लेकिन नहीं गई। उनको दिखा सिर्फ दिल्ली, इंडिया ही दिखा उनको। तो ये सिविलाइजेशन हम अपनी कैसे बचा पाए? ये तो ये एक बड़ा वो है कि भाई इतनी इतनी फेरो जो है वो इतने शक्तिशाली थे, ग्रीक्स और रोम इतने शक्तिशाली, और वो कैसे खत्म हो गए? वो पता ही नहीं है, उनका कोई ट्रेस ही नहीं है आजकल। उनका टूटे फूटे उनके मंदिर हैं, जिसमें जो है कोई जाता नहीं है उसको, और जब मन चाहे तोड़ देता है। जैसे कि अभी आज से 10 साल पहले आईएसआईएस ने जो है जितने सीरिया में मंदिर थे, वो सब जो है वो तोड़ दिए, और तोड़ के उनको बेच दिया पैसे के लिए। तो हमने ऐसा क्या किया? तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो कभी भी हार नहीं मानी हमने। इसमें जो है, इसका मैंने जो वर्णन है वो मैंने अपनी किताब में किया है। तो सबसे जो स्विफ्ट हॉर्सेस वाली जो बुक है, उसमें मैंने बड़े डिटेल में लिखा हुआ है कि हम अपनी सिविलाइजेशन क्यों बचा पाए। तो कोई इसका एक रीजन नहीं है इसका कि अब हम जो वीर थे तो बच गए हम, और हमारे राजाओं ने हमेशा मुकाबला किया। कई सारी सिचुएशन थी, कई सारे रीजन थे उसमें। तो वो थी, तो उसमें मैं 2-3 रीजन आपको बताता हूँ। तो सबसे बात ये है कि हमारा जो था वो, एक तो हम जो ज्योग्राफी जो है, हमारे जो भूगोल है वो बहुत यूनिक है पूरे विश्व में। हम नीचे जो हैं वो समंदर से घिरे हुए हैं, समंदर हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर हिमालयास प्रोटेक्ट कर रहा है। वेस्ट में जो है, जो काराकोरम की या हिंदू कुश की जो जो श्रृंखलाएं हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसमें एक ही जो एचएलएस हिल जिसको बोलते हैं, वो थी खैबर पास, वही हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वही एक कमी हमारे अंदर रह गई, और जिसके कारण हम 700-800 साल जो है हम गुलाम रहे। इनफैक्ट 700-800 साल तो गुलाम रहे। जो अटैक हुए हम पे पिछले 4,000-5,000 साल में, वो सब अटैक भी खैबर पास से ही हुए। चाहे वो कुशांस हो या शक हो या अलेक्जेंडर हो, सब के सब वहीं से आए, एक ही पाथ था। तो हम क्यों नहीं हम उसको रोक पाए? ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है, रिसर्च टॉपिक है ये। तो एक तो ज्योग्राफी थी ऐसी हमारी कि हम प्रोटेक्टेड रहे, हम पे ज्यादा आक्रमण नहीं हो पाए। नंबर 2 था हमारा, हमारी जनसंख्या। हम आज से 2000 साल पहले भी जो है 10 करोड़ थे। तो 10 करोड़ को मारना जो है वो जो है वो कोई मजाक बात नहीं है। औरंगजेब 1700 में, 300 साल पहले
अरब के खलीफा ने बोला, बगदाद के खलीफा ने पूछा कि भाई तुम अभी तक सारे हिंदुओं को कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, ना मार पाए तुम। तो बोलता है कि कोई आसान काम है 10 करोड़ लोगों को मारना कोई। तो जनसंख्या भी जो है वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो हम जनसंख्या के भी एक बड़ा एक मेन रीजन रहा है जो जिसके कारण हम बच पाए। जो बाकी पर्शियंस थे या इजिप्ट थे, वो कुछ कुछ लाख में थे उस समय, 2000 साल पहले या 1500 साल पहले। और तो उनको मारना, जब लाख को मारना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, तो वो मार दी गए। लेकिन हम क्योंकि 10 करोड़ थे, वो हम बचे रह गए। और तीसरे पे आते हैं वीरता। हम कभी भी जो है, हमने हमेशा युद्ध किया, युद्ध में से हम कभी भागे नहीं। कोई भी एक राजा जो है कभी भी भागा नहीं। हालांकि मेरा अपनी फीलिंग है कि हमें भागना चाहिए था, जब हमें स्ट्रेटजी के तौर पे जब हमें लगे कि हम हार रहे हैं, कि हम रीग्रुप होके दोबारा वापस आए। तो ऐसा जो है सोचने वाला एक ही बंदा था। वो कौन था बताइए? वो थे शिवाजी महाराज। तो वो स्ट्रेटजी में खेलते थे। तो जो युद्ध है वो, उसके 3 कंपोनेंट अगर हम मेनली लें, तो एक है स्ट्रेटजी, दूसरी है टैक्टिक्स, और तीसरी है ब्रेवरी। तो स्ट्रेटजी जो है वो बनती है बैकग्राउंड में, वॉर रूम में। 10 20 30 साल लगते हैं उसको, 40 साल लगते हैं स्ट्रेटजी को बनाने में, कि मुझ पे युद्ध होगा तो हम कैसे लड़ेंगे, हम कहाँ लड़ेंगे, कब लड़ेंगे। तो वो चीज होती है स्ट्रेटजी। ठीक है। और फिर होती है टैक्टिक्स। तो स्ट्रेटजी है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। उसमें क्या सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी आती है, उसमें उसमें छद्म भी आता है, साम दाम दंड भेद जिसको बोलते हैं, हमारा जो चाणक्य ने बोला था। तो आपको सब कुछ यूज करना पड़ता है आपको उसमें। तो वो होती है स्ट्रेटजी। टैक्टिक्स क्या होती है कि एक्चुअल जो बैटल ग्राउंड है उस पे आप कैसे लड़ने वाले हो, आपकी घोड़े कहाँ पे रहेंगे, आपके हाथी कहाँ पे रहेंगे, कब कैसे लड़ेगा, कितनी उसकी शाखाएं होंगी, पीछे से अटैक होगा, साइड से अटैक होगा। तो ये सब चीजें होती हैं टैक्टिक्स। तो हमारी टैक्टिक्स जो है और हमारी स्ट्रेटजी, स्पेशली जो अरब्स और टर्क्स के आने के बाद, तुर्क और जो अरब आए, तो उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी भी गड़बड़ थी, हमारी टैक्टिक्स भी गड़बड़ थी हमारी। हम जो है वो अधर्म की लड़ाई हम धर्म से लड़ते रहे। हम वो कि हमें जो है सूर्योदय से सूर्यास्त में ही लड़ना है, हमें हम रात में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और लिखा भी है तो उसका जो है वो हमेशा उसको उसका कोई लीवे था, उसका एलिबाई था, उसका कहीं ना कहीं उसका चौरास्ता था उसका। जैसे महाभारत में था, तो रात में भी जो है वो अश्वत्थामा ने जो है वो पांडवों के बच्चों को मारा उसको। तो हमेशा से हमारे पास प्रमाण रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ही जो सब लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे आप लड़ सकते हो, क्या क्या उसके जो है वो उपाय हैं उसके। और लास्ट में आती है ब्रेवरी। तो आपको कैसे जो है वो आपको लड़ना है, कैसे मोटिवेट करना है अपने सोल्जर्स को। तो अगर मैं बोलूं कि अगर थंब रूल में जो मेरे हिसाब से 60% जो है वो स्ट्रेटजी है, 30% है वो है टैक्टिक्स, और 10% है ब्रेवरी। जो आपकी वीरता है युद्ध मैदान में, वो सिर्फ 10% है। बाकी सब चीजें जो हैं वो वॉर रूम में डिसाइड होती हैं, और वो है 90%। जो आपकी लीडरशिप है वो सब जो है वो स्ट्रेटेजी में आती है वो। तो उसका एक जीता जाता है। बहुत सारे हमारे जो हिंदू राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से लड़ा है। महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, और नॉर्थ ईस्ट में हुए लक्षित बरफुकन हुए। और आज से 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी के टाइम पे हिंदू शाही किंगडम था, जिसमें जयपाल थे, उसमें आनंदपाल थे। तो वो पूरी एक एक श्रृंखला थी बाप बेटों की, जो कि विलुप्त हो गई लड़ते लड़ते महमूद गजनवी से। 17 बार जब अटैक किया, तो हर लड़ाई में वो पहले थे, और कभी भी भागे नहीं वो। और हमेशा जो है वो लड़ते रहे उससे किसी तरीके से, कि हमारी भूमि जो है वो प्रोटेक्टेड हो। तो वो उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो जो सबसे प्रमुख हैं जिन्होंने हमारे अंदर एक जोश भर दिया, वो थे शिवाजी महाराज। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा टर्म है, द लॉन्गर यू लुक बैक द फार्दर यू कैन लुक फॉरवर्ड। जितना आप पीछे देखेंगे उतना ही आप आगे दूर तक देख सकते हैं आप। तो ये शिवाजी महाराज थे। ये बड़ी अच्छी पेंटिंग मुझे लगती है। इसमें अगेन जो जैसे वो डांसिंग गर्ल में आपने कॉन्फिडेंस देखा था, वैसे ही आप इसमें भी कॉन्फिडेंस देखिए कि क्या कॉन्फिडेंस है शिवाजी का और उनके उनके सैनिकों का।
तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट शार्प विटेड, ब्रेवेस्ट एंड सेंसिबल रूलर्स। सबसे जो है वो वीर तो थे ही थे, सेंसिबल थे, शार्प विटेड थे, और उनको टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी का बड़ा अच्छा ज्ञान था उनको। उनको वो हमेशा अपने जो सैनिक थे उनसे मराठी में बात करते थे, लोकल लैंग्वेज में बात करते थे उनसे। उनको बड़ी सारी भाषाएं आती भी थीं, तो वो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते थे। और उनका जो प्रमुख था वो था गुरिल्ला वार टैक्टिक्स, कि हमें कैसे दुश्मन से लड़ना है। उस समय जब शिवाजी महाराज थे तो उस समय कौन था मुगल बादशाह? औरंगजेब। तो उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत क्रूर थी, और उसके उनके पास इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे थे उनके पास, जो कि वो जो सेंट्रल एशिया से वो लेके आते थे। अपने घोड़े, अपने जो है जो तोपें थी वो सब वहां से आती थी उनकी। तो उतने बड़ा अगर दुश्मन हो तो आप फेस टू फेस तो लड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको एक डिफरेंट गेम खेलना पड़ेगा। तो वो गेम उन्होंने क्या खेला? गुरिल्ला वार टैक्टिक्स। तो जब जब आपका दुश्मन सो रहा हो, यहाँ जहां आपका दुश्मन कमजोर हो, तो वहां आपको उसको अटैक करना है उसको। तो सबसे बड़ी जो खूबी थी शिवाजी महाराज की वो थी स्ट्रेटेजिस्ट की, कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें कहाँ पे लड़ना है, कब लड़ना है, कैसे लड़ना है। अगेन मैं बता, स्ट्रेटेजी का ही हर जगह खेल है। अभी आप स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो इसराइल और जो पैलेस्टीनियंस की और लेबनान से और जो ईरानियन से जो जैसे वो लड़ रहा है, तो आप वो स्ट्रेटेजी जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाती है। वो उसकी जो इसराइल की स्ट्रेटेजी है वो 30-40 साल में बनी है। जो उसके पास इक्विपमेंट है, उसके पास जो डोम है, जो जिससे वो प्रोटेक्ट करता है मिसाइल से जो आ रही हैं, या कब हमस पे अटैक, गाजा पे अटैक करना है, कब लेबनान पे अटैक करना है, कब ईरान पे अटैक करना है। तो वो सब उसका जो है वो चूज करता है कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे उस पर अटैक करेगा। जो पेजर अटैक हुआ था आज से 15 दिन पहले, तो वो क्या हुआ था? वो मतलब एपिटोम ऑफ स्ट्रेटेजी है। मतलब उसकी जो है वो क्या बोलेंगे, ऊंचाई, ऊंचाइयों की ऊंचाई है। जो फिक्शन, जो इस पे नॉवल लिखे जा सकते हैं, जो पेजर अटैक हुआ था, जिसमें उसके करीब करीब जो है 1500 जो आतंकवादी थे वो मारे गए उसमें, या घायल हुए। तो वो स्ट्रेटेजी होती है वो, कि कैसे आपको जो है बिना अपना लॉस किए हुए, कॉस्ट कम रखते हुए दुश्मन को आपको मारना है। तो वही शिवाजी महाराज का भी ये था। और उनके बाद दूसरी खास बात थी, जो उनका इलाका था वो था, अभी आज का जो है वो नॉर्थ महाराष्ट्र, जो जो उत्तर महाराष्ट्र है, और जो पश्चिम महाराष्ट्र है, मतलब बॉम्बे, नासिक, पुणे से लेके औरंगाबाद तक, जो ये एरिया था, वो उसमें जो है वो उनका मेन गढ़ था वो। और उसमें वहां पे वो हर नदी, नाले, पहाड़ सबके बारे में जानते थे। तो मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैं 6-7 साल। तो मैंने वहां पे जितने भी फोर्ट थे, ट्रैकिंग करने जाते थे, तो मैं वहां पे हर किले में मैं गया हुआ हूँ लगभग। प्रतापगढ़ भी गया हुआ हूँ, और जो महाबलेश्वर भी गए हैं, पुणे में बहुत बहुत सारे किले हैं, नासिक में किले हैं। तो वो किले जाके मैंने देखे, तो वो किलों की क्या स्ट्रेटेजी थी, उनकी क्या लोकेशन थी। वो उस पहाड़ से वो टॉप पे होते थे वो, और चारों तरफ देख सकते थे कि वो कहाँ से दुश्मन की सेना आ रही है। तो वो जो है वो फोर्ट बनवाना वहां पे, वो डिफेंसिव फोर्ट नहीं थे, वो फोर्ट थे उन पे निगाह रखने के लिए, कि कैसे हम जो है उनको, दुश्मन को हम मार सकते हैं। इसीलिए उनको माउंटेन रेड भी बोलते थे। तो बहुत सारी जो है उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये प्रतापगढ़, कोल्हापुर, कोंकण, सूरत, पुरंदर, बहुत सारी फेमस थे वो। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीते, पुरंदर में वो हारे भी, जहाँ पे उनको बहुत सारे अपने किले देने पड़ गए उनको। तो बट वो थी स्ट्रेटेजी उनकी, कि भाई अभी अगर आप हार रहे हैं तो अपनी जान बचानी है, दोबारा से अपने सारे इक्विपमेंट इकट्ठे करने हैं, लोगों को इकट्ठा करना है, उनको मोटिवेट करना है, और फिर हमें लड़ाई करनी है हमें। तो ये उनका जो है वो अपने पीक में उनका राज्य था। तमिलनाडु तक उनका राज्य गया हुआ था ये। बट हम जो बात करेंगे वो था जो नॉर्थ महाराष्ट्र का जो ये पोर्शन है ये। और उनको कहा जाता है कि वो इंडियन नेवी पे जो है वो फादर थे। वो उन्होंने जो है पहली बार जो है वो कहा कि समुद्र में भी जो है हमारा आधिपत्य होना चाहिए, वहां पे हमारा जो है वर्चस्व, जो है जिसको बोलते हैं वर्चस्व, वो भी होना चाहिए। क्योंकि उस समय जो यूरोपियंस थे, वो डच, पोर्टुगीज, ब्रिटिश सब आ चुके थे उस समय तक। तो वो उनका कैसे आया उनको, तो वो उनको जो उनकी माता थी जीजाबाई, उन्होंने रामायण पढ़ाई उनको, महाभारत पढ़ाई, गीता पढ़ाई उनको।
जो कि हम आजकल अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, उनको बोलते हैं कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो। उसके साथ साथ ये सब भी जरूरी है, अपने शास्त्रों के बारे में जानना कि हमारा क्या, हमारी सभ्यता रही है। और उनको जो बाकी गुरु थे उन्होंने उनको वेपन्स में भी जो है वो उनको ट्रेनिंग दी गई उनको। चलिए छोड़ते हैं, तो अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जो जो सबसे जो फेमस उनकी लड़ाई हुई है, सबसे प्रसिद्ध लड़ाई, जिसने जो है वो हिंदू जगत को जो है इलेक्ट्रीफाई कर दिया। हम जो है अचानक जगे हम कि अच्छा ये ऐसा हम कर सकते हैं क्या हम। उस समय तक जो है ये हुआ था, आई थिंक 1670 या 1675 में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट। तो उस समय हम 400 साल से हम गुलाम थे मुगलों के और सुल्तान के। उन 400 साल में हम सिर्फ कटते और मरते रहे। उसके बाद जो है हम ये लड़ाई के बाद हमें पता लगा कि हमारे अंदर भी कुछ है हमारे अंदर। तो वो क्या था, वो अफजल खान को जो है जो मारा गया उसमें। तो ये एक फोकलोर का पार्ट बन गया उसके बाद। और अचानक जो है वो हिंदू सोसाइटी जो है वो जग पड़ी कि अच्छा ये ऐसा भी हम कर सकते हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो लक्षित बरफुकन थे उन्होंने इससे प्रेरणा ली कि अच्छा ये ऐसा भी किया जा सकता है क्या। तो लक्षित बरफुकन जो थे, जो असम में थे, उनकी सेना ने 17 बार जो है वो हराया मुगलों को, औरंगजेब को। सिर्फ एक ही बार हारे थे वो मीर जाफर से, अदरवाइज बाकी सबसे जो है वो, नॉट मीर जाफर, उनका नाम मैं भूल गया मैं, मीर जुमला, सॉरी मीर जुमला, एक्सेप्ट बाकी हर जगह पे उनको हराया। तो ये था, ये यहाँ पे ये पुणे है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसकी ज्योग्राफी हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। तो ये आदिल शाही का वो था, ये गढ़ था जहाँ पे ये इनको महामनी सुल्तान भी बोलते थे उस समय। तो आदिल शाही था ये। और उस समय ये शिवाजी का वो था जो सैफरन में आप देख रहे हैं ये। तो जब ये लगातार बढ़ रहा था, हर साल जो है इनका राज्य बढ़ता जा रहा था। तो आदिल शाही जो है वो परेशान हो गए कि यार ये तो ये एक सर उठा रहा है, ये कल का लड़का, ये इसको जो है वो इसको दबाओ उसको। तो अफजल खान को बोला गया नहीं, जाके आओ उसको, उसको मार के आओ उसको किसी भी तरीके से। तो ये डिसाइड हुआ कि प्रतापगढ़ जो है वो महाबलेश्वर के पास में है। अभी जो प्रेजेंट डे सतारा है वहां से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है ये। तो अफजल खान के पास जो था वो 10,000 की आर्मी थी, शिवाजी के पास 6,000 की आर्मी। तो अब अफजल खान जो है बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा था, 6 फुट का बंदा था, शिवाजी करीब 5-5.25 फीट के थे। तो अफजल खान ने बोला कि क्यों अपने बंदों, थोड़े बहुत बंदों को मारना है, ऐसा करते हैं सीधे शिवाजी को मार देते हैं उसको। 5 फीट का तो है, 5.25 फीट का, हम मुझे मारने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हुआ कि ठीक है, हम जो है वो निगोशिएट करने के लिए उसको बुलाया कि कहाँ लड़ रहे हो, तो मेरा वो स्थापित कर लो, प्रभुत्व प्रभुत्व स्वीकार कर लो, मेरा वासल स्टेट बन जाओ मेरा। और मैं तुम्हें जो है वो फिर तुम मुझे कुछ टैक्स देते रहना, एनुअल ट्रिब्यूट जिसको बोलते हैं, और मैं तुमको जो है वो एक एज ए गवर्नर नियुक्त कर दूंगा मैं। तो ये ऐसा कह के उसको निगोशिएशन के लिए शिवाजी महाराज को बुलाया गया। तो ये था, ये प्रतापगढ़, यहाँ पे ये लड़ाई हुई थी ये। और ये वही, ये वहां से 60-70 किलोमीटर दूर है। तो ये वही से जो है ये अफजल खान जो है आ रहा था। तो ये वही जो है वो यहीं से जो है वो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं ये। और ये पूरा प्रतापगढ़ वाला जो है ये पहाड़ी इलाका है ये वेस्टर्न घाट्स का। और बड़े घने जंगल हैं ये, आज की डेट में भी यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। और आज से 200-300 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा जो है वो जंगल था यहाँ पे। तो ये सब इलस्ट्रेशन हैं ये इस टाइप का ये। तो यहाँ से अफजल खान की सेना जो है ये आई यहाँ पे। और प्रतापगढ़ में ये पहले से ही शिवाजी यहाँ पे थे यहाँ पे। अब लड़ने से पहले जो है वो शिवाजी ने थोड़ा सा उनकी जासूसी करी। तो वो पाया कि उसकी जो जो इमेज थी वो पहले ही जो है वो बहुत खराब थी, उसकी क्रूर इमेज थी। और उसने पहले भी एक जो हिंदू कमांडर था कस्तूरी रंगन नायक, उसको मारा हुआ था इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से। तो जब शिवाजी जो है वो जब आ रहे थे तो वही के पास में उन्होंने शिवाजी का जो एक जो बड़ा उनका जो फेवरेट मंदिर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया। और उसके अंदर एक गाय को भी काटा उसको, ताकि जो है शिवाजी जो है वो डर जाएं और या फिर अननेसेसरली जो है वो अनड्यू जो जो रिस्क है वो ले लें। उसके लिए उसने ये काम किया उसने।
तो ये इसका प्रमाण है, ये इसमें एक बुक में ये लिखा गया है ये कि कैसे उन्होंने जो है वो किया। तो शिवाजी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने जो वहां पे मस्जिदें थी वहां पे भी जो है वो सुअरों को वो काट के फिकवा दिया वो वहां पे। तो ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारा इक्वल हूँ, निगोशिएशन में भी जो है वो इक्वलिटी रहेगी, मतलब मास्टर स्लेव या छोटे बड़े की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अगर गाय मारोगे तो हम भी जो है इक्वली जो है वो क्रूर जो है वो रिएक्शन करेंगे हम। तो इतना घना जंगल था, तो शिवाजी ने कहा कि हम वहां पे मैं जाऊंगा और वहां पे हमारी पूरी सेना जो है वहां पे छुप के रहेगी वो। और यहाँ पे क्योंकि प्रतापगढ़ का जो रीजन था वो शिवाजी का जाना हुआ था, तो वो हर हर गड्ढे, हर नदी नदी नाले, जैसे मैंने पहले बताया, सबके बारे में वो जानते थे। पूरी ज्योग्राफी उनको पता थी कि कहाँ पे छुपा जा सकता है और कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वहां पे। तो ये बताया था कि कुछ महीने पहले जब जब मीटिंग होने वाली थी, तो भवानी देवी जो है वो उनके सपनों में आई और उनको बोला कि तुम जो है विजिलेंट रहो, सतर्क रहो वहां पे। ऐसा नहीं है कि तुम जो है बिल्कुल ऐसे ही चले जाओ, सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर अफजल खान ने जो है वो अपना एक इन्वॉय था कृष्ण जी भास्कर, तो उनके जो भी सुल्तान थे उसमें प्रमुख जो हैं वो बहुत सारे हिंदू भी रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही था। अफजल खान का जो अम्बेसडर था वो कृष्ण जी भास्कर था, तो उसको जो है वो बताया, भेजा शिवाजी के पास कि क्या क्या बातें होंगी और कहाँ पे बातें होंगी। तो वेन्यू और एजेंडा दोनों फिक्स करने के लिए कृष्णा जी भास्कर को भेजा गया। अब शिवाजी जो है स्ट्रेटेजिस्ट थे, वो जानते थे कि कैसे खुश रखा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे हिंदू कार्ड खेला कि भाई तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, और उनकी अच्छे से खातिरदारी करी, उनको खूब सारे गिफ्ट दिए, उनको बहुत अच्छा भोजन कराया गया, उनको बड़े अच्छी जगह पे उनको 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 कमरा दिया गया उनको। और फिर जो है जब उसका ट्रस्ट जो है विश्वास उनको जीत लिया गया, तो उनको तब उससे पूछा कि खान के क्या जो अफजल खान क्या चाहता है एग्जैक्टली। अब क्योंकि वो अम्बेसडर था तो अपने जो है अपने मालिक के बारे में ज्यादा बता नहीं सकता था, बट फिर भी उसने हिंट दे दिया कि भाई सतर्क रहियो। फिर उसके बाद जो है वो कृष्ण जी के जब वापस जा रहे थे तो अपना बंदा भी उन्होंने गोपीनाथ पंत को साथ में भेजा कि तुम जाके जो है वो जासूसी करो कि अफजल खान और क्या क्या कर रहा है। तो ये सब जो है जो जासूसी करना, दूसरे के एम्बेसडर को तोड़ना, ये सब इंडियन हिस्ट्री में उससे पहले कभी हुआ नहीं था। हम लोग हमेशा ये एक्चुअली जो धर्म है उसके उसके खिलाफ है ये। तो जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ रहे हैं तो हम ऐसा कभी करते नहीं थे, हम ऐसा कि हम जो है एक दूसरे की जासूसी कर रहे हों या एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। तो बट शिवाजी ने कहा कि हम जो है हम भी हमें अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा अगर हमें सरवाइव करना है तो जब पंत जो गोपीनाथ पंत गए तो वापस में जो है उन्होंने खान को जो है बड़ी उसकी चाटुकारिता करी और उसको बोला कि अरे शिवाजी तो बहुत छोटे से आदमी है, उनकी तो 6,000 की सेना है, कहाँ आप 10,000 की सेना, आप 6 फुट के वो 5 फुट के। ऐसा करते हुए वो उनका आत्मविश्वास को ज्यादा ही उन्होंने बढ़ा दिया और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया अफजल खान वहां पे। ठीक है, ये है प्रतापगढ़ का आज की जो है ये फोटो है, ये 4-5 साल पहले की हुई है, जब मैं गया था तब ये फोटो खींची थी ये। तो ये फोटो वहां की है। तो यहाँ पे देखिए चढ़ना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे सीधी वर्टिकल दीवारें हैं बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, तो यहाँ से आप नहीं चढ़ सकते। ये एक दो रास्ते यहीं से हैं ये इसके जाने के। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मतलब ये यहाँ तक भी आप कार से, कोई रोड भी नहीं है यहाँ पे, तो आपको एक ही उससे आना है। तो ये हुआ कि जो है वो दोनों लोग शिवाजी और अफजल खान सिर्फ 2 सहायक साथ में रहेंगे, मतलब टोटल 6 लोग रहेंगे। तो टेंट के बाहर जो टेंट के अंदर सिर्फ शिवाजी और वो रहेंगे अफजल खान, और बाकी 2-2 लोग रहेंगे उसमें टेंट के बाहर, बाकी लोग नीचे ही रहेंगे, कोई भी जो है वो ऊपर नहीं आएगा। वो अफजल खान बोलता था कि उन दो में से एक जो है उसका जो सबसे जो एस फाइटर था, जो शार्प शूटर जिसको बोलते हैं आजकल, सैयद बंदा, ये एक अरब था ये, तो इसको वो लाना चाहते थे। बट शिवाजी ने को पता था इसके बारे में कि ये बहुत एक तेज बंदा है, ये इससे लड़ना मुश्किल होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये बंदा नहीं रहेगा। अब अफजल खान जो है वो कॉन्फिडेंट भी रहा कि चलो यार छोड़ो, हम तो इसको शिवाजी को ऐसे ही मार देंगे। तो वो मान भी गया वो। अब शिवाजी ने जो है अंदर अपना जो है वो कपड़ों के नीचे जिरह बख्तर पहन लिया स्टील का, कि अगर वो कुछ कोशिश करता भी है जैसे उसने पहले मारा था
नायक को, तो उस तरीके से अगर कोई कोशिश करता है तो वो जिरह बख्तर उनको प्रोटेक्ट करेगा। और अपने हाथ में एक बाघनख जो है वो जैसे शेर के जो जो वो होते हैं, अब मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ, उसको बाघनख बोलते हैं, शेर के नाखून, वो अपने हाथ में पहन लिया ताकि वो दिखे ना, वो इस तरीके से पहना। ठीक है। और उन्होंने जो जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात करी वो थी, वो अपना जो उत्तराधिकारी था उसको भी चुना। जनरली जो हिंदू राजा थे, आपने अगर पढ़ी होगी 1000 साल की, तो कभी भी युद्ध में जाते थे तो वो अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त करके नहीं आते थे कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। ये जो है वो शिवाजी ने ये किया कि मेरे मरने के बाद अगर मैं किसी भी स्थिति में मरता हूं तो ये बंदा जो है वो नेक्स्ट राजा रहेगा, ये उसको कमान संभालनी है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छे खासे लड़ रहे थे और अचानक ही कोई स्ट्रे तीर आया, अचानक एक तीर लग गया, आंख में लग गया या मुंह पे लग गया या सीने पे लग गया, और वो बंदा घोड़े या हाथी से मर गया, और उसके बाद अचानक कैओस हो गया, भगदड़ मच गई और वो सबके सब मर गए। हालांकि वो जीत रहे थे उस समय हिंदू राजा, बट क्योंकि कोई कोई नहीं था, भगदड़ मची और सबके सबको मार दिया गया। तो इसलिए जो है शिवाजी ने कहा कि नहीं, ये हमारे उत्तराधिकारी रहेंगे। तो ये एक फोटो है, ये आप इसमें साइज देख सकते हैं अफजल खान का, और शिवाजी उससे कितने छोटे थे, कितना ये विशालकाय था ये। बट जो स्ट्रेटेजी थी वो शिवाजी की ज्यादा बेहतर थी। वो भी चाकू लेके आया था, जैसे ही उसने बोला कि आओ गले लगो मेरे, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो। क्योंकि शिवाजी के जो पिताजी थे वो भी आदिल शाह के दरबार में कुछ हाई ऑफिशियल थे वो। तो उन्होंने उसी उसी को बोला कि अपना हम तो जो है वो जानते हैं पहले से, और जैसे ही उसको झप्पी लेंगे वैसे ही पीछे से हम उसको चाकू मार देंगे। तो उस तरीके से उसके बाद में गाली गलौज भी हुई कुछ कुछ, और उसके बाद फिर जो है वो मारने के लिए गया। तो शिवाजी तैयार थे, उन्होंने बागनक से जो है उसका पूरा जो है वो उसकी अंतड़ियां जो इंटेस्टाइन थी वो बाहर कर दी वो। तो जब भगदड़ मची, वो चिल्लाया अफजल खान दर्द के मारे, तो सैयद जो था वो जो जहां नीचे छिपा हुआ था वो भागते हुए आया वो उसको। बट शिवाजी का दूसरा जो जो फेवरेट बॉडीगार्ड था जीवा महाला, उसको जो है वो उसने सैयद को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको मार दिया उसको। उसके बाद जो है अफजल खान, 1-2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई, और उसका सर काट के जो है वो भवानी देवी को प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रतापगढ़ का किला है, और इसके है वो। और बाद में जो है जैसे कि हमारा जो हम हमेशा से सेकुलर रहे हैं, उसके बाद भी अफजल खान की जो 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 दरगाह थी वो एक बना दी गई है उसकी कब्र पे, उसकी एक वो। और उसके बाद में उर्स के मेले लगने लग गए, और वहां पे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है वो मुस्लिम्स जो हैं वो आने लग गए यहाँ पे। 1990 दो इनफैक्ट सन 2004 तक जो है वो कांग्रेस जो एनसीपी का गठबंधन था वहां पे जो है वो ये होता था ये। उसके बाद में 1-2 बार रॉयट्स हुए वहां वहां पे, जब भड़काऊ नारे लगाए गए जैसा आजकल होता है वैसे तब भी हुआ, और तब उसको बंद किया गया वहां पे। तो इससे जो है ये अफजल खान के मरने से जो है एक इलेक्ट्रीफाई हो गए कि ऐसा भी किया जा सकता है। और शिवाजी की जो प्रसिद्धि थी वो दिन दूनी रात चौगनी जो है वो बढ़ गई वो। और उसके बाद जब 1707 में जब औरंगजेब मरा, तो उसके 100 साल तक जो है वो मराठाओं ने इंडिया पे राज किया। हालांकि उन्होंने मुगलों को हटाया नहीं, जो मुगल के जो औरंगजेब के बच्चे थे वो राज करते रहे नाम के वास्ते, बट रहा पूरा जो है 100 साल तक मराठाओं का। तो जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज ने, ऐसा बोलते हैं हमारी इतिहास की किताबें, कि अंग्रेजों ने जो है वो मुगलों से जो है वो जो दिल्ली का राजपाट लिया, इंडिया का राजपाट लिया, बट ऐसा नहीं है। मुगल से ट्रांसफर हुआ मराठा पे, और मराठा से फिर ट्रांसफर हुआ अंग्रेजों पे। तो इस लड़ाई में क्या क्या चीजें करी शिवाजी ने। सबसे पहली बार उन्होंने शत्रुबोध का जो है वो प्रदर्शन किया, और पाया कि उन्होंने कहा कि हर दुश्मन जो है, हर शत्रु जो है वो खतरनाक है, और उसको जो है वो हमें उसके बारे में पूरा पता करना पड़ेगा, और उसके डिसेप्शन का यूज करना पड़ेगा। ही प्लेड द हिंदू कार्ड, जो मैंने बताया कि उसके एनवॉय के साथ हिंदू हिंदू तुम हिंदू मैं हिंदू, तो हम दोनों भाई भाई, वो खेला। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, दुश्मन पे नजर रखी, और कोई उन्होंने जो है वो दया भाव नहीं दिखाई उन्होंने उस पर। आपको पता होगा ये दया भाव जो है हमारी बड़ी कमजोरी रही है, आज की डेट में भी कमजोरी रही है ये।
हमारी जो जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं, अगर वो निहत्थे आते हैं तो हमारी इंडियन आर्मी जो है उनको मारती नहीं है, उनको या तो उनको गिरफ्तार कर लेती है या उनको बोलती है तुम वापस चले जाओ। तो ये जो है जो क्रूरता है जो जो हम के अंदर होनी चाहिए जीवित रहने के लिए, वो अभी भी हमारे अंदर में नहीं है। बट शिवाजी महाराज ने जो है उसको कहा कि कोई भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए, एक एक भी जो है वो मरेगा, बचेगा नहीं यहाँ से। तो ये जो है ये कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे इक्विपमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी तलवार लेके वहां पहुंच गए, जिसको कि वो अफजल खान पहले ही बोल देता कि इसको बाहर रखे आओ भाई, ये तुम क्या लेके आ गए। तो उसके लिए उन्होंने बागनक का जो है वो चुना। तो क्या क्या इक्विपमेंट आपको लेके जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज होती है, स्ट्रेटेजी है। और फिर शिवाजी ने जो मेन चीज थी, एक ही रूल को फॉलो किया कि कोई रूल नहीं है वहां पे, कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ जो है जीतना है वही एक वो नियम है, वो यही एक मैटर करता है, ये बात ये है। ठीक है, तो ये बागनक जो है ये बाद में हिस्ट्री में ही था, ये अंग्रेज उसको ले ले गए उसको, और उसको बाद में ये था ये बागनक, ये अभी वापस आ गया है करीब आज से आई थिंक 1 साल पहले, 2023 में ही ये वापस आया है। मुझे लगता है कि शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा उसको आए हुए वापस। एक दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बाद हम खत्म करेंगे, शाइस्ता खान वाली है। तो ये भी औरंगजेब के गवर्नर थे, और पुणे जब शिवाजी की का बहुत जब राजपाट बढ़ गया तो दूसरे को भेजा शाइस्ता खान को कि जाके जो है वो जो पुणे जो था वो बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती थी, और वो क्योंकि शिवाजी का राजधानी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम पुणे को कब्जा करो। तो उसने शाइस्ता खान की सेना बड़ी थी, जब वो सीधे लेके आया तो उसने कब्जा कर भी लिया उसने। बट शिवाजी जो बोले कि अभी हम भागते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है आके उसको वापस लेंगे हम इसको। तो 5 अप्रैल सन 1663 को उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि अगेन हम गुरिल्ला अटैक करेंगे। और कैसे अटैक करेंगे कि हम शादी के उसमें जाएंगे कि शादी होने वाली है, और एक स्पेशल परमिशन ली गई। तो शिवाजी खुद शिवाजी गए उसमें, और 400 उनके जो सोल्जर्स थे वो बारातियों के जो के वेशभूषा में गए वहां पे, और पुणे में क्योंकि परमिशन ले रखी थी तो किसी ने रोका भी नहीं उनको। ठीक है, तो और उसके बाद जो है वो नवाब शाइस्ता खान के जहाँ पे अपने रानियों के साथ रुका हुआ था, वहां पे वो उसको रात के अंधेरे में घुस गए उसको। और ये स्टोरी जो है वो अचानक जब सबको मारने लगे तो अचानक हल्ला मच गया वहां पे। तो शाइस्ता खान को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, और उसने वो यहाँ से भागने की कोशिश करी इस खिड़की से। तो शिवाजी ने जो है जो मारा उसको, लेकिन क्या हुआ कि वो बस निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी ये जो हाथ की 4-5 उंगलियां थी वो कट गई इसकी उसकी। बहुत सारी उसकी रानियां भी जो हैं वो जो हैं वो जो है वो जहन्नुम में चली गई उसके बाद। और जो है वो शिवाजी ने जो है वो पुणे को दोबारा जो है वो उस पर कब्जा कर लिया, और दोबारा वो उनकी राजधानी बन गया। तो औरंगजेब जो है वो बड़ा गुस्सा हो गया शाइस्ता खान से कि तुम जो है इतने कायर हो, तुम वो जो है वो एक छोटे से राजा से हार के आ गए। तो उसके बाद जो है औरंगजेब ने जो है उसका ट्रांसफर बंगाल कर दिया कि बंगाल में तुम चले जाओ अभी उसका। और जैसे आजकल होता है कंपनीज में कि अगर आप गलत काम करो या खराब काम करो तो आपका ट्रांसफर कहीं रिमोट एरिया में कर दिया जाता है एज ए पनिशमेंट। तो वही पनिशमेंट के तौर पे उनको शाइस्ता खान को बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया, उससे मिलने से भी मना कर दिया कि हम जाओ, नहीं मिलेंगे तुमसे। एक ये दूसरी स्टोरी भी है कि बहादुरगढ़ की इसमें क्या था कि जो बहादुर था, एक नवाब था बहादुर खान, वो 200 अरबी घोड़े लेके आया था। अरबी घोड़े जो हैं वो बड़े सबसे जो है सबसे अच्छी क्वालिटी के होते थे। वो इंडिया की परेशानी ये थी कि यहाँ के हम जो घोड़े थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, आज भी नहीं होते हैं, टट्टू टाइप के होते हैं। और वो जो घोड़े घास पसंद करते हैं, जो उनका जो खुराक है वो भी इंडिया में नहीं मिलती है। तो वो इसके कारण जो है वो घोड़े जीवित नहीं रह पाते। अगर हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो उनका कैसे रख रखाव करना है वो भी हमें पता नहीं है। तो वो जब शिवाजी महाराज को पता लगा कि 200 घोड़े अभी कल ही आए हैं और उन्होंने जो है बहादुरगढ़ फोर्ट में रखा हुआ है उसको, तो उन्होंने कहा कि ये 200 घोड़े हमें चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है ये हमारे लिए, ये और ये हमें फ्री में मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो 9000 की सेना थी उसको इकट्ठा किया और बोला कि 2000 एक टुकड़ी में रहेंगे और 7000 दूसरी टुकड़ी में।
तो 2000 लोग जो हैं वो पहले जाएंगे किले में और अटैक का जो है वो अटैक करेंगे उसको। और जैसे ही जो है मुगल उस पर वापस अटैक करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तो लड़ाई नहीं लड़नी है, बस उसको भाग के आना है, वापस भागना है। और वापस क्या होगा, भागने में मुगल भी उनके पीछे आएंगे, तो किला जो है वो सुनसान हो जाएगा और बहुत कम वहां पे उनके मुगल सैनिक रहेंगे। तो 7000 जो लोग दूसरी टुकड़ी थी वो फिर अटैक करेंगे और 200 घोड़ों को चुरा के ले जाएंगे। तो वही एग्जैक्टली किया। तो बहादुरगढ़ में वो जो है वो 200 लोग, जो 200 घोड़े जो हैं वो फ्री में उनको मिल गए, और एक भी उसमें मराठा सैनिक जो है वो मरा नहीं उसमें उसमें तो ये एक ये स्टोरी थी ये। और बहुत सारी और भी बैटल्स उन्होंने लड़ी हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रेटेजी जो है वो एक मेन कंपोनेंट है कि कैसे हमें लड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पागलों की तरीके से हम लड़ने पहुंच जाएं, तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है। हमें कब, कहाँ, क्यों जो है वो लड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज की डेट में जैसे कारगिल का वॉर हुआ था, तो 1999 में जब पता लगा कि कारगिल की ऊंचाइयों पे पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए हैं, तो हमारी सेना ने क्या किया कि छोटी छोटी टुकड़ियां भेजे थे, 10 लोग 20 लोग, कि देख क्या होगी वहां पे क्या हो रहा है। उस समय ड्रोन्स थे नहीं, आज से 20 साल पहले। तो जो 10-20 की टुकड़ियां जाती थी देखने, सबको मार दिया जाता था। तो इस तरीके से करीब 400-500 हमारे सैनिक ऐसे ही मर गए बिना लड़ाई किए हुए। तो इस तरीके से जो हमें करना चाहिए, पहले की क्या स्ट्रेटेजी है वो बनानी चाहिए, उसके बाद ही भेजना है हमें। तो ये बड़ा जरूरी है, अदरवाइज जो है वो हमारी हमेशा हार ही रहेगी है। तो ये अभी हम यहाँ पे ये खत्म करते हैं ये। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए। जी, एक प्रश्न आया है अमित जी। हम्म। रोहित जी का प्रश्न है, पूरा भारत कभी पूरा गुलाम नहीं रहा, तो हिंदू सभ्यता, अगर गुलाम रहता तो हिंदू सभ्यता कैसे बच पाई? मतलब ये पूछ रहे हैं, पूरा भारत कभी पूरा गुलाम रहा, अगर ऐसा होता तो हिंदू सभ्यता कैसे बच पाई? रोहित जी ने मैसेज किया है चैट बॉक्स। वो पूछना नहीं, चाह रहे हैं कि हिंदू, अगर पूरा भारत हमेशा गुलाम रहा 1000-2000 साल के लिए, 1200 साल के लिए, तो जो है ये हम सब कैसे बच पाए हिंदू सभ्यता? वो नहीं कहना मैंने चाह ये रहे कब हैं कि कहा पूरा कि, भारत। नहीं मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि पूरा भारत को हमेशा गुलाम रहा। मैंने जी जी, हमेशा बोला यही कि यही ये हाँ। पूछना चाह रहे हाँ, तो ये जो है कुछ कुछ टुकड़े जो हैं वो रहे, स्पेशली जो जो अफेक्टेड था वो था वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया। बाकी नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है और जो साउथ इंडिया है वो रिलेटिवली जो है वो बचा रहा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि वहां पे अटैक नहीं हुए। 1300 में ही जो है वो तुगलक की सेना वहां पे गई थी और मदुरई टेम्पल को उन्होंने जो है वो अटैक किया था वहां पे। और नॉर्थ ईस्ट में भी मुगलों की सेना वहां पे गई थी, बंगाल में तो हुआ ही था। लेकिन क्या हुआ था कि हम लोग जो हैं हमेशा कहीं ना कहीं पे हम उसको रिपेल करने की कोशिश करते रहे हमेशा। हमने ये कभी नहीं करा कि हम जो है चुपचाप बैठ गए उसको। ये कभी नहीं हुआ। कभी ना कभी जहां पे भी हमें लगा कि मुगल कमजोर हैं या सुल्तान कमजोर हैं, हमने तुरंत जो है उसको अपनी भूमि को वापस लेने की हमने कोशिश करी। तभी हमने मराठा जो जो हमने दिखाया भी मैप, सन 1700 आई थिंक वो 1718 का था वो। तो अटक से कटक जो बोलते हैं, तो अटक जो है वो अफगानिस्तान में है, या अभी हो सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हो। तो वहां से लेके पूरा जो है इंडिया का जो है वो मराठा का पार्ट था। तो हम जो 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 थोड़ा बहुत भी पार्ट था वो 500 साल तक मुगल और सुल्तान में के हम अंडर में रहे। बट मेन यही था कि हम जो है उनको रिपेल करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, चुपचाप हम कभी नहीं बैठे। जी अमित जी, हमारा एक प्रश्न मन में आ रहा था। हमारी एक हम्म। प्रश्न थी कि आप जैसा बोले दया भाव, क्या ये पृथ्वीराज चौहान जैसे दया भाव वो भी दिखाए थे घोड़ी के प्रति, तो क्या ये दया भाव भी एक कारण रहा कि देश जो है इस्लामिक आक्रांता जो यहाँ पे हावी हो गए? जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने जो है घोड़ी को, कहा जाता है 16 बार छोड़ा था, जैसे कहा जाता है। तो ये एक्चुअली 16 बार तो नहीं था। मोहम्मद जी गोरी ने कई बार अटैक किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ दो ही बार लड़ाई हुई, एक 1191 में, एक 1192 में।
तो दो ही बार छोड़ा गया उनको, दो ही बार लड़ाई हुई। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो है वो बुरी तरीके से हरा दिया गोरी को। और गोरी जो है वो बिल्कुल इंजर्ड जो था, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था युद्ध भूमि में, तराइन की जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में, वहां पे वो ऐसे ही पड़ा हुआ था घायल, बिल्कुल मरने ही वाला था। तो पृथ्वीराज चौहान चाहता तो वो उनको मार सकते थे आराम से, बट उन्होंने कहा कि घायल को जो है वो मारना नहीं है उसको। तो फिर रात में जो गोरी के सैनिक आए और उसको जो है उठा के ले गए, और वो जब वो ठीक हुआ तो दोबारा अटैक किया। अगर वो मार देता मोहम्मद गौरी को उस समय, तो हम शायद जो है वो 500 साल तक जो है जो हम गुलाम रहे, वो नहीं होता। तो दया भाव दिखाना युद्ध भूमि में डेंजरस है, बिल्कुल मूर्खता है जिसको बोलेंगे हम। तो वो जी जी हमें ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको एक घुड़सवार मिले जिसके हाथ में तलवार हो, तो आपको उसमें दया भाव नहीं दिखानी है आपको, या आपको कविता नहीं पढ़नी है, आपको उसको तलवार चलानी है और उसका गला काटना है उसका। जी 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 जी। एक और प्रश्न मेरे जो मन में आ रही थी कि आपने जैसा स्वर्णिम इतिहास भारत का रखा पिछले 5,000 वर्ष का, और जो भारत की जो सभ्यता का जो इतिहास रखा, तो अगर इतना जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा और उसके जो है विपरीत अंग्रेज लोग जो जो ये जो नेरेटिव जो सेट किया जाता है कम्युनिस्ट द्वारा, और जो अंग्रेजों लोगों ने जो ये षड्यंत्र रचा कि हम हमारा जो इतिहास शोषक करा है, शोषण करा है, कि कुछ वर्ग जो है बहुत बड़े वर्ग का शोषण किए, अगर ऐसा होता तो इतना स्वर्णिम इतिहास जो हमारा रहा, 33% हम्म। जीडीपी जैसा आपने बताया, और इतना जो है साइंटिफिक तौर पे भी, आयुर्वेद, सर्जरी, और इतने सारे जो हम ये थे विश्व में, तो ऐसा कैसे ये हो पाता? शोषण का जो इतिहास जो रखा गया, 3,000 हाँ तो साल शोषण। हाँ तो ये जो है वो देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन कल्चर है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसमें कभी भी इक्वलिटी नहीं हो सकती है, नंबर वन। ना कभी हुई है। एनिमल वर्ड है, एनिमल में भी जो होते हैं, शेरों में, चीतों में, या बाघों में, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। एक जो है वो अल्फा मेल होता है, एक राजा होता है, जो बाकी जो उस पर रूल करता है वो, तो ये जंगल का राज है ये। और ऐसे ही ह्यूमंस में भी है कि कभी भी इक्वलिटी नहीं होती, एक एक राजा रहेगा और एक बाकी जो है वो नीचे रहेंगे। तो सबसे नंबर वन चीज ये है, इसको हमें ध्यान में रखना है। आज से 2000 साल बाद भी इक्वलिटी नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई एक राजा रहेगा जिसको बाकी सब लोग मानेंगे। तो अब अगर 2000 साल बाद कोई इतिहास लिखेगा, तो वो बोलेगा 2024 में भी जो है ऐसे ही था, कि एक राजा था, एक प्रधानमंत्री था, या अमेरिकन का प्रेसिडेंट था, बाकी सब लोग उसकी सुनते थे। तो एक शोषक था और एक शोषण करने वाला था, और बाकी सब शोषक थे। तो 1:n का जो है वो रेशियो रहेगा। तो यही 2000 साल पहले भी ऐसी था, कि एक राजा थे, और या फिर एक एक सोसाइटी थी जिसमें कि कुछ लोग जो है रूल बनाते थे और बाकी लोग रूल को फॉलो करते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये एक फंडामेंटल है ये। तो दूसरा क्या है कि इसी कंस्ट्रक्ट के तौर पे, इसी सिविलाइजेशन के तौर पे जो है वो एक क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वैश्य थे, और कुछ आर्टिजन क्लास थे। ठीक है। तो अभी जो क्षत्रिय थे वो राज्य करेंगे, जो ब्राह्मण है वो रूल बनाएंगे, जो वैश्य थे वो ट्रेडिंग करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हुआ है, इसी तरीके से जो इजिप्ट में भी ऐसे ही बोला जाता है कि जो पिरामिड्स बनवाए, कि लीडरशिप तो हालांकि उनकी थी, किनकी थी, फेरोज की, और जो एक्चुअल जो वर्कर्स थे वो थे ज्यूस या स्लेव्स। तो वहां पे भी शोषण हुआ। तो जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जिन जो बहुत ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी, उनके बारे में हमेशा ये बोला जाता है कि ये तो अरे ये उसको नीचे दिखाने के लिए है, कि ये तो जो है वो स्लेव थे, मेंटेलिटी के लोग थे, शोषण करते थे, और इतना बड़ा बड़ा प्रोग्रेस कर गए, बात करते थे, कोई ह्यूमन की वैल्यू नहीं थी। तो यही कंस्ट्रक्ट जो है वो इंडिया में भी हुआ, ये कि आप कैसे बढ़ गए कि आपने शोषण किया उसका, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रहा होगा, हो सकता है कि वर्ण व्यवस्था में ऊपर नीचे जो इक्वलिटी नहीं हो, लेकिन ऐसी नहीं थी कि जैसा पेश किया गया पिछले 200 सालों में। ऐसा कतई नहीं था कि ये सब चीजें जो हैं ये अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई। उन्होंने ये जो फॉल्ट्स थे जो हमारी सोसाइटी में, उसको उजागर किया, उसको उजागर नहीं, सॉरी गलत वर्ड घुस गए, उसको एम्पलीफाई किया जिसको बोलते हैं, कि ये अलग हैं, ये तुम जो है द्राविडियन हो, तुम आर्यन हो, तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो। ये सब जो है ये अभी की है, ये 200-300 साल की। पहले इतना नहीं था। वर्ण व्यवस्था बड़ी फ्लूइड थी,
जिसको हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, जो सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं, संस्कृताइजेशन, जिसमें एक जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट को फॉलो करती है और उसकी रूल्स रेगुलेशंस अपनाने की कोशिश करती है। तो ये एक हमेशा से रहा है और ये हमेशा रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही था, ये क्रिश्चियंस में भी था और इस्लाम में भी है, वहां पे भी कास्ट सिस्टम है। क्रिश्चियंस में भी है, 50 सेक्ट हैं, कोई सीरियन है, कोई सीरियन सेक्ट चलता है, कोई जो है वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, और एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं। आज से 200 साल पहले 1700 और 1800 शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुकी थी, तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में कम से कम नहीं तो 40 से 50 लाख लोग मारे यूरोप में एक दूसरे को इन लोगों ने। तो आज भी यही है, ये एक दूसरे के चर्च में आप जा नहीं सकते, शिया जो है सुन्नी के उसमें नहीं जा सकता, के मस्जिदों में। तो यानी ये आर्थिक तौर पे सभी उतने कमजोर नहीं थे, जैसा आप जैसे बोले कि 33% अगर जीडीपी रही थी भारत की 500 साल पहले, तो आर्थिक तौर पे कोई बड़ा वर्ग उतना कमजोर नहीं था। वो अंग्रेज आने के बाद जो है कमजोर हुए सब। यस, जो जो हमारा जो वेल्थ ड्रेन हुआ वो सन 1700 से शुरू हुआ है, जब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिर वो जो है फिनिश्ड गुड्स हमें वापस बेचते थे। जी 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 हाँ, तो जो इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि 200 साल में, करीब करीब 200-250 साल में 45 ट्रिलियन डॉलर जो है वो वेल्थ लूट के लेके गए हैं हमसे, जी 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 अकेले अंग्रेज। जी जी। चलिए अमित जी, काफी समय हो गया है, आज के लिए हम्म। यहीं पे रखते हैं। फिर जो है जुड़ेंगे जी। चलिए नमस्कार जी सब।